नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, जो कि आपके जो कोर्स है पीजीडीसीए और डीसीए के अंतर्गत इंटरनेट एंड ई कॉमर्स दोनों ही इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसकी 3 यूनिट तो कॉमन देखने को मिल जाती है। यहाँ हम पहले बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की, जिसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा सिलेबस मिलता है वो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको इंटरनेट का बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती है। इंटरनेट की बेसिक चीज़ों से मतलब आप जैसे उदाहरण के लिए देखें तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, ईमेल क्या है, चैटिंग क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, प्रोटोकॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर सेकेंड यूनिट में आपको HTML देखने को मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली यूनिट है और ये जो आपकी दूसरी यूनिट है, ये HTML ये DCA में भी है और PGDCA में भी। तीसरी यूनिट की बात करें CSS की, तो CSS आपका जो है DCA में देखने को नहीं मिलता, पर PGDCA में है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी देखने को मिल जाता है। फोर्थ यूनिट में आपको वेब एक्सप्रेशन और जो आपका HTML एडिटर है वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपको वर्डप्रेस और बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे डोमेन नेम होस्टिंग है और बहुत सारे जो सर्वर के प्रकार है वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। आप देखिए, यहाँ पे आपको जो है सिलेबस देखने को मिल जाता है। सिलेबस के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, वेबसाइट के अंतर्गत। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट आपको कहाँ मिलेगी। देखिए, आपको जाना है ब्राउज़र पे और आपको लिखना है यहाँ पे सीधे क्या, सरकार स्टडी वेब्स। क्या लिखना है, सरकार स्टडी वेब्स, और .com इस प्रकार से लिखोगे और एंटर करोगे। तो यहाँ देखिए, कोर्स के अंतर्गत आप जाओगे नोट्स में, तो PGDCA है DCA जहाँ पे भी जाओगे, और यहाँ पे देखिए आपको थर्ड नंबर का जो सेकंड सब्जेक्ट है, ये देखिए आपको PGDCA और DCA के अंतर्गत जो सेकंड सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको कंप्लीट वीडियो देखना अनिवार्य है। अगर आप इस रिवीजन वीडियो को देख रहे हो तो इसके पहले आपने इस वीडियो को देख लिया होगा इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग का, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं देखे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद इसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपको अपलोड कर दूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो टेलीग्राम का जो चैनल है जिसमें आप अभी जुड़े होंगे, ये देखिए SSW एजुकेशन PDF, इस पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें, वीडियो की नोटिफिकेशन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसमें आपको मिल जाती। हालांकि सब्सक्राइब कर लो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए अभी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। उसके बाद हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सिलेबस तो हमने बेसिक रूप से देख लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो हम सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको देखने क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटरनेट क्या है। जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो देखने को मिलेगी कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क है। देखिए, नेट लगा ना, तो नेट से क्या बन गया, ये एक प्रकार का नेटवर्क है। अब नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्या होता है, ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं किसी न किसी माध्यम, किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से डाटा के आदान प्रदान के लिए, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क। और नेटवर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे लैन होता है, मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है जी। ये सारी चीज़ आपने पढ़े हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट सेम में। तो जो बैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये विस्तृत लेवल पे पूरे विश्व में फैला होता है। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, इंटरनेट। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर फैला नेटवर्क को क्या बोल देते हैं, इंटरनेट। और इसी के बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। इन चैनल को भी आप जो है विजिट कर सकते हो, इस पर आपको काम की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क तो हम समझ गए, दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़ते हैं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, तो उससे क्या बन जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आपको जैसे नैनो नेटवर्क है, बॉडी नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसके अंतर्गत ब्लूटूथ से कनेक्शन जो जुड़ते हैं वो दिख जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क है। उसके अलावा देखिए, आपको मेट्रोपॉलिटन RAN देखने को मिल जाता है, WAN। तो इस प्रकार से कुछ प्रकार है, आगे आप देखोगे तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन यहाँ आपको नोट्स में मिल जाएगी। चलिए सीधे बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट हमने क्या देखे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क, जिसके अंतर्गत विभिन्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सुविधाएं प्रदान करता है। ये कुछ प्रोटोकॉल का यहाँ उपयोग करता है। प्रोटोकॉल को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, प्रोटोकॉल मतलब हो जाता है एक नियम। क्या हो जाता है, नियम। इंटरनेट चलाने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक कंप्यूटर कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दूसरी जगह जैसे देखें लंदन, अमेरिका और इंडिया,
पूरी कंट्री आपस में जिस नेटवर्क से जुड़ी होती है वो कहलाता है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद देखिए इंटरनेट में आपको पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटरनेट क्या है, तो आपको डेफिनेशन बन जाएगी। इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान पूछेंगे, तो आगे हम देख लेते हैं। पहले तो बात करेंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या करना होता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम आईएसपी बोलते हैं, ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है, ये कहलाती है आईएसपी। उसके बाद ये कनेक्शन लेना पड़ेगा, कनेक्शन लाइन वायर हो सकती है, बिना वायर के हो सकती है। मॉडेम, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, सिग्नल को, उसे बोल देते हैं मॉडेम। पीसी आपके पर्सनल कंप्यूटर को बोल सकते हैं। ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिस जो इन्फॉर्मेशन को लाकर ब्राउज़र में दिखाने का काम करती है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ आपको वेबसाइट, आप देखोगे तो वेबसाइट विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होती है, जिसके अंतर्गत एक कंपनी, एक संस्था की इन्फॉर्मेशन होती है। और वेब पेज पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जो वेबसाइट के अंतर्गत होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, आप जो है इनके बारे में लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आए तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको, जैसे देखिए इंटरनेट है, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आईएसपी बीच में होती है और हमारा कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी डिवाइस है उसको हम चला पाते हैं। ऐसे देखिए इस डायग्राम को हमने पहले भी पढ़ लिया। मॉडेम, देखिए इंटरनेट से कनेक्ट करने से पहले मॉडेम जुड़ा होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है उसमें कनेक्ट करने का काम, जैसे एनालॉग है, एनालॉग को डिजिटल में, और इधर एनालॉग को डिजिटल में कर दिया, डिजिटल को एनालॉग में, दोनों ही तरफ यहाँ पर कन्वर्जन करने का काम कर देता है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटरनेट के फ़ायदे बताइए। तो इंटरनेट के फ़ायदे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो जाता है, बिल रिचार्ज कर सकते हैं अपन, पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप देखोगे तो जॉब है, फ्रीलांसिंग है, ये सारे काम हम इंटरनेट से कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मनी, ऑनलाइन मनी कमा सकते हैं। 24 घंटे आपको न्यूज़ अपडेट यहाँ देखने को मिल जाती है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी बोलते हैं, आईटी ट्रेंड में हमने पढ़े हैं। तो आईओटी में मैंने एग्जांपल बताया कंप्लीट, मतलब पूरा घर जो है डिजिटली आपस में इंटरनेट से कनेक्ट है। स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं, स्मार्ट होम बोल सकते हैं, स्मार्ट गैजेट्स बोल सकते हैं। तो सब क्या आईओटी के एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है। जीपीएस मतलब लोकेशन का उपयोग कर सकते हैं आप, जैसे आप जो गूगल मैप है, गूगल मैप का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, कहीं भी लोकेट कर सकते हो। फंड डोनेट कर सकते हो, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप जो है घर बैठे काम कर सकते हो ऑनलाइन, ग्लोबल रूप से आप कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में। शॉपिंग कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, और आप जो है इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन भी आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। तो इतने सारे फायदे होने के बाद भी इन टॉपिक को आप समझाना चाहोगे तो ऐसे टॉपिक लिखकर और एक एक करके आप समझा सकते हो। परंतु मुझे बताइए, आप फायदे बस देखेंगे नहीं, आप घाटे यानी कि नुकसान भी देखेंगे। तो नुकसान में आपको मिलेंगे डिसएडवांटेजेस। जैसे सबसे पहली बात तो होती है कि इंटरनेट का अगर एडिक्शन यानी कि लत लग गई तो ये बहुत ख़राब होती है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ फोकस, आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो आपका बिखरता है। ज़रा ज़रा से में आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है मोबाइल में, तो उससे आपको दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जो मिसलीड करती हो, आपको भटकाती हो, स्पैम वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कॉल आपके पास आते हैं, स्पैम कॉल, ऐसे ईमेल वगैरह स्पैम आ जाते हैं। साइबर क्राइम, आपकी जो जानकारी है उसका नुकसान हो सकता है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस जानकारी को चुरा सकता है। बिना कारण के एक्सपेंस हो सकता है, टाइम का वेस्टेज यहाँ हो जाता है। सोशल अलगाववाद यहाँ देखने को मिल जाता है। हमारे घर में ही बात करें तो हम अलग अलग कमरे में अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर हेल्थ इशू, जब एक जगह लगे हैं, पहले के समय में गेम्स खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में जाया करते थे, परंतु आज की डेट में गेम्स मोबाइल या लैपटॉप में खेलते हैं। हमेशा काम करता रहेगा व्यक्ति, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, मनी फ्रॉड होने का खतरा होता है। यहाँ पे देखिए ट्रोल, बुलिंग, स्टॉकिंग, ये सारी प्रॉब्लम है। वायरस थ्रेट्स का प्रॉब्लम है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो चोरी होने का खतरा है। कोई विशेष जानकारी आपकी चोरी हो जाती है। तो ये कुछ मतलब जो है घाटे हैं, यानी कि नुकसान है। नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस। तो या तो लाभ आएगा, लाभ हानि आएगा इंटरनेट का, या फिर आप जो इंटरनेट क्या है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसका एवोल्यूशन यानी कि इसका जो विकास है वो कैसे हुआ, तो देखिए
जिस प्रकार इंसान का विकास हुआ है धीरे धीरे इस प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार इंटरनेट की बात करें तो 1960 के दशक तक तो इंटरनेट की कल्पना करना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ जो है कुछ ऐसी स्थिति थी ही नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात तो चल रही थी पर ऐसा नेटवर्क नहीं था। 1982 तक जो है इंटरनेट, देखिए माना तो जाता है यहाँ पे, पर यहाँ पे इंटरनेट का जन्म नहीं हुआ था। तो हम सीधे बात करें तो 1958 की बात कर लेते हैं, तो जिसमें एक कंपनी है आरपा, इसने एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था आरपा नेट 1967 में। 1980 में देखिए तीन टेक्नोलॉजी का है विकास हुआ, एच टी एम एल, यू आर एल और एच टी टी पी। एच टी एम एल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम जो है वेब पेज का निर्माण करते हैं। वेब पेज बनाने का काम किसके थ्रू कर सकते हैं हम, एच टी एम एल। यू आर एल जो होता है वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एच टी टी पी जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट में जो वेब पेज है, वेब पेज में लिखे गए कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, एच टी टी पी। ठीक है, तो ये कब बना, 1980 में। 82 की बात करें तो जहाँ इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, फायदे या जो भी है वृद्धि, तो यहाँ पे एक नई जो प्रॉब्लम है वो दिखने लगी। यहाँ पे 15 साल का एक स्टूडेंट जिसने पहला वायरस का निर्माण कर दिया, तो वायरस बन गया 82 में। फिर देखिए ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और ईबे का निर्माण हुआ 1994 में। साथ ही वेब क्रॉलर नाम से अगर देखोगे तो आपको फर्स्ट सर्च इंजन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको जो है 1996 में गूगल, गूगल जो काफ़ी फेमस सर्च इंजन है, इसका निर्माण देखने को मिला, विकास हुआ। फिर 2004 में फेसबुक बना जो सोशल मीडिया ऐप है। उसके बाद विमियो वीडियो जो प्लेटफॉर्म है, जीमेल है, फ्लिकर है, यूट्यूब आप देख सकते हैं जिसमें आप वीडियो भी देख रहे हो, वो बना 2005 में। ट्विटर है, गूगल क्रोम है, ठीक। इसके अलावा 2010 में इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है। और आज की डेट में देखें तो 2024 की बात करें तो यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसके विकास में देखने को मिल जाती है। तो इनके बारे में आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताइए। तो इंटरनेट तो हमने समझ गए, ग्लोबल रूप से जो नेटवर्क है जिसका विस्तार पूरी दुनिया में है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट। परंतु इंट्रानेट जो है एक सीमित नेटवर्क है, मतलब एक संस्था की बात करें, संस्था हम कैसे बोल सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन, यानी कि कॉलेज है या फिर कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है जो अपने लिए पर्सनल नेटवर्क यहाँ पे ले लेती है लीज पे या जैसा भी, तो उसे हम बोल देते हैं इंट्रानेट। अब देखिए इंट्रानेट के अंतर्गत अगर देखें तो जो इंटरनेट है इसके अंतर्गत इंट्रानेट आ जाता है, पर इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट नहीं आता, क्योंकि ये बड़े रूप में विस्तृत है और ये छोटे रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो इसमें जो इसको उपयोग करना काफ़ी जो है महंगा पड़ता है, क्योंकि ये पर्सनल लिया जाता है, और इसको उपयोग करना काफ़ी सस्ता होता है। इसका कोई मालिक नहीं होता इंटरनेट का, और इंटरनेट का मालिक होता है। तो ये सीधे सीधे आप ऐसे थोड़ा सा अंतर याद रख सकते हैं। जैसे इंटरनेट में हम जो है कोई भी, जैसे सरकार स्टडी बेस .com वेबसाइट है, तो इसके बैकग्राउंड में कुछ एड्रेस चलता है जो यूनिक रहता है यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में, इसे बोल देते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोल देते हैं इसे, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। परंतु हम पहचानते कैसे हैं, सरकार स्टडी बेस .com पूरी दुनिया में फैला है, ये इंटरनेट के अंतर्गत हम कहीं भी सर्च कर सकते हैं इसे। इंटरनेट की अगर बात करें तो कोई जितनी भी संस्थान है वो अपने लिए पर्सनल नेटवर्क लेती है और उसके कर्मचारी सदस्य उसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सीधे सीधे इंट्रानेट बोल देते हैं। इसके बाद देखिए आपको दोनों में अंतर दिखेगा, तो इनको ये ध्यान में रख लीजिए जो अंतर है उसको, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस अंतर को भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ ग्रोथ तो हमने देख ली, वृद्धि देखिए हमने, विकास देख लिए थे, कहाँ से विकास हुआ इंटरनेट का वो देख लिए। आज की डेट में देखें तो इंटरनेट का विकास काफ़ी फास्ट हो गया है, जबकि कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग होने लगा। साथ ही आप देखोगे तो कंप्यूटर में होने के साथ साथ मोबाइल में कंप्यूटर जो इंटरनेट है उसका उपयोग होने लगा। इंटरनेट का उपयोग कहाँ होने लगा, मोबाइल में। तो मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास आ गया है, इस कारण इंटरनेट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। देखिए डब्ल्यू का यूज़ होने लगा 1990 के दशक में, ठीक है। टिम बर्नर ली ने इसका जो है निर्माण किया था। आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है। उदाहरण के लिए हर एक व्यक्ति के पास क्या है, मोबाइल है, और उस मोबाइल में जो है सिम है। सिम कोई भी चीज़ की हो सकती, कोई भी कंपनी की, जिसके अंतर्गत आपका जो है डाटा रिचार्ज भी रहता है। उस डाटा रिचार्ज के अंतर्गत आप देखोगे तो आपको फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB 1.5 GB डाटा हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। तो आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है, इसके कारण इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। कम्युनिकेशन सर्विस, जैसे आप देखोगे सोशल मीडिया ऐप है जितने भी देखोगे, तो उससे कम्युनिकेशन काफ़ी आसान हो गया है। इस कारण इंटरनेट की ग्रोथ की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे देखने को
मिल जा रही है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो सोशल जो वेब है, सोशल मतलब आप समझ सकते हैं जिसमें आप देखोगे तो आपको जो फेसबुक है या फिर यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और मोबाइल तकनीक तो आप सिंपल अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, सभी लोग बिल्कुल देख रहे हैं, हाँ या ना में आप ऐसे बने रहिए। लाइव क्लास लेने का मतलब जो होता है कि आप जो है हाँ या ना या जवाब देते रहे, कुछ भी मैं पूछूँ तो उसके कारण थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, और उसके अलावा चैनल को भी आप शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी व्यक्ति को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ 2004 में फेसबुक का जो है आविष्कार हुआ था, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल जाती है इंटरनेट की। देखिए बात करें 1995 की, तो यहाँ देखिए पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो थी यहाँ पे टोटल 100%, और 100% में से देखिए 0.4% यहाँ ओनली इंटरनेट यूज़र थे। ठीक है, परंतु देखिए नंबर भी आपको यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा धीरे धीरे देखिए क्रम बढ़ते गया 2001 में ये जो संख्या है 0.4 से 7 दशमलव यहाँ पे 9 हो गई, 7 दशमलव। उसके बाद देखिए धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम बात कर लेते हैं अभी की 2022 के आसपास, मतलब हम 2024 में, अभी 2022 में देखिए पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन का परसेंटेज 70% लगभग पहुंच गया। 70% का मतलब समझ जाइए कि 100 में से देखिए मान लो 30% बस बचे हैं जो इंटरनेट यूज़र नहीं है। अब ये जो इंटरनेट यूज़र है नहीं है 30%, वो भी कहाँ पे हो रहा है, वो विकसित अविकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में। जबकि बात करें हम विकसित देशों की, जैसे अमेरिका है, यूके है, ठीक है, ये सब जो विकसित देश है यहाँ तो लगभग लगभग 100% इंटरनेट यूज़र है। पर हमारे देश की बात करें या कोई हमारे देश के अलावा और बाकी देशों की, तो इंटरनेट यूज़र यहाँ पर कमी देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ एक और चार्ट देख लीजिए। ये डाटा दिखाने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए ग्रोथ वगैरह, तो आप डाटा को थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि एग्जाम में थोड़े से अच्छे नंबर मिल जाए। 2005 में देखें तो पूरी दुनिया में देखें वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन था 6.5 बिलियन था, जिसमें 16% इंटरनेट यूज़र थे। 2010 में 30% हो गए, 17 में 48% और 19 में 53%। ठीक है, परंतु विकसित देशों की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर 87% इंटरनेट यूज़र है, जबकि विकासशील देशों में मात्र 47%। तो आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति यहाँ पर विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में। तो देखिए यहाँ 50% भी नहीं पहुँचा, जो इंटरनेट यूज़र है 50% भी नहीं पहुँचा। और हम बात कर रहे हैं किसकी, डिजिटल इंडिया की। किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया। तो सिंपल सी बात, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारा जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, 2024 तक अगर देखें तो इसकी संख्या कुछ ही बड़ी होगी, तो अभी के आंकड़े के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आईएसपी की। आईएसपी एक ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा इंटरनेट की सर्विस प्रदान की जाती है। इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इंटरनेट हम तक आना है तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके थ्रू कैसे आएगा, एक कंपनी के थ्रू। और आईएसपी एक कंपनी हो सकती है जो मोबाइल की सेवा भी देती है और सीधे सीधे इंटरनेट की सेवा भी देती है। जैसे हम बात करें तो जियो जो है आज की डेट में मोबाइल की सेवा भी दे रहा है, ठीक है, साथ ही डाटा यानी कि इंटरनेट की सेवा भी दे रहा है। कुछ कंपनी पहले ऐसी थी जो इंटरनेट की सेवा बस देती थी, परंतु आज की डेट में हर एक कंपनी ने ऐसे डाटा और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। तो आईएसपी समझ गए आप क्या है, किस प्रकार काम करती है। मतलब यहाँ देखोगे तो इंटरनेट और हमारे बीच में, कंप्यूटर के बीच में कौन काम करता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए यहाँ पे आप डायग्राम बना देना, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर हो सकता है, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। ये टेलीफोन कंपनी से सेपरेट होती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि ये टेलीफोन कंपनी होती है। टेलीफोन कंपनी आप देखिए सर्विस प्रोवाइड कर सकती है ये टेलीफोन की, परंतु टेलीफोन कंपनी से ये अलग होती है, सेपरेट मानना है इसको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आईएसपी है किस प्रकार काम करती है। तो आईएसपी हम मान लीजिए ये वाली है, पूरी दुनिया का नेटवर्क ये है। अब अगर हम यहाँ पे बैठे आईएसपी से इंटरनेट लेके यहाँ पे, तो हमारा घर में एक प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर में बैठे हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई वेबसाइट खुल जाए। तो रिक्वेस्ट कहाँ गई, स्विच के माध्यम से मॉडेम, और मॉडेम के माध्यम से राउटर, और यहाँ जो भी सेवा है वो हमको प्रोवाइड। अब यहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं कहाँ जाएगी, इस पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला उसमें कहीं और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको चीज़ें सर्च की जाएगी और उसको लाकर यहाँ से लाया जाएगा और यहाँ लाकर हमको प्रोवाइड किया जाएगा।
यहीं पे कुछ अपने खुद के नेटवर्क भी देखिए, इंट्रानेट, पर्सनल नेटवर्क भी जुड़े हुए हैं। इन नेटवर्क में आप देखोगे तो आपको फायरवॉल देखने को मिल जाएगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल देखने को मिल जाती है। कुछ क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव जैसी सर्विसेज यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से वर्क देखने को मिल जाता है। वर्ड आई व्यू आप देख सकते हैं, जैसे ड्रोन से आप देखते हैं ना, उस प्रकार का व्यू हमने यहाँ पे देखे हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का। चलिए, आईएसपी की 3 कैटेगरी होती है। एक तो टायर 1 पूरी दुनिया में जो ओशियन लेवल पे फैली हुई है महासागरों में। उसके बाद महाद्वीप लेवल पे टायर 2 फैली हुई है, और हमारे स्थानीय लेवल पे लाने का काम कौन करती है? टायर 3, यानी कि सबसे बड़े भौगोलिक एरिया में टायर 1, फिर उसके बाद महाद्वीप लेवल पे जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ पे टायर 2, और टायर 3 आपकी जो फैली हुई है वो स्थानीय लेवल पे इंटरनेट लाने के लिए। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें आप देख लेना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो ये जो ओशियन है, ओशियन मतलब ये महासागर जो हम देख सकते हैं, इन महासागरों में कौन सी आईएसपी फैली हुई है? टायर 1। और यहाँ से इंटरनेट को लाने का काम कौन कर रही है? टायर 2। ठीक है। और उसके बाद इस जगह से हमारे स्थानीय तक लाने का काम कर रही है टायर 3। तो इस प्रकार से हमको समझना होगा टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जो आईएसपी है उसकी 3 कैटेगरी है। ये इनका डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आईएसपी है उसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल भी है। जैसे टायर 1 के अंतर्गत जो कंपनी है बड़े लेवल पे जो काम करती है, उनको हम अगर बात करें तो यहाँ पे टाटा हो सकती है, रिलायंस है, भारती है, बीएसएनएल है। और अगर देखें तो देखिए यूएस के अंतर्गत एटीएनटी, वेरिजोन है, एस्पिरेंट है। ठीक है। इस प्रकार आप थोड़े से नाम याद रख लीजिए, नहीं भी रखोगे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। टायर 1, टायर 2। अब आईएसपी क्या क्या काम कर सकती है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे भाई? इंटरनेट एक्सेस हमको यहाँ पे मिल जाता है, ईमेल की फैसिलिटी मिल जाती है हमको आईएसपी के माध्यम से। दूसरा देखोगे तो हमको वेब होस्टिंग की फैसिलिटी। उदाहरण के लिए अगर इंटरनेट में हमारी वेबसाइट चल रही है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वो स्टोर कहाँ पे है? उसके लिए हमने एक होस्टिंग चार्जेस दिया है। तो होस्टिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? वेब। और वेब होस्टिंग की फैसिलिटी कौन दे रहा है? आईएसपी। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी देती है, यानी कि डीएनएस की फैसिलिटी यहाँ पे हो जाती है। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पे मिल जाता है हमको। लीज लाइन फैसिलिटी, कुछ केबल कनेक्शन हमको मिल जाता है। जैसे केबल की बात करें, फाइबर ऑप्टिक केबल है, कोएक्सियल केबल है। या इसके अलावा हम बात करें तो हमको जो है जैसे डीएसएल है। ये सारी चीज़ें हमको कौन प्रोवाइड करती है? आईएसपी प्रोवाइड करती है। चलिए आगे देख लेते हैं आईएसपी और उसकी कुछ डिफरेंट सर्विसेज। जैसे केबल कनेक्शन यहाँ मिल जाता है हमको, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्शन, डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। इन सभी चीज़ों को हमने पहले भी बात कर चुके हैं, तो इनको आपने पढ़ लिए होंगे पहले भी। ठीक है। आप डिटेल लेक्चर जरूर देखिए इसका, तभी रिवीजन आपका जो है कारगर सिद्ध होगा। चलिए, सैटेलाइट कनेक्शन भी यहाँ मिल जाता है। एक फैक्ट और समझिए, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब क्या हो जाता है? जिस प्रकार हम देखें पाइप में नल आता है कुछ भी, तो एक प्रेशर होता है। देखिए, प्रेशर अगर कम आ रहा है तो क्या हो गया? यहाँ पानी कम आएगा। और प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब पानी ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार पानी की स्पीड होती है उसी प्रकार इंटरनेट की भी क्या होती है? स्पीड। यानी कि हमने जो कनेक्शन लिया है उसमें अगर फास्ट इंटरनेट मिल रहा है, इसका मतलब उसकी बैंडविड्थ हाई है। और अगर आपको स्लो इंटरनेट मिल रहा है, इसका मतलब बैंडविड्थ कैसी है? लो है। स्पीड यानी कि उसकी गति। एक पाइप के अंतर्गत या एक वायर के अंतर्गत इंटरनेट की गति को क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे बैंडविड्थ अच्छी है तो यहाँ पे देखिए 25 MB पर सेकेंड की बात करें, यहाँ पे बात करें देखिए 4K HD स्ट्रीमिंग, इस प्रकार से सारी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर सबसे कम बैंडविड्थ है तो देखिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की कॉलिंग देखने को मिल जाती है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक करना। आप चलिए सीधे गूगल में और यहाँ चलिए और यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा क्या? यहाँ हम चले होम में और यहाँ हम चलते हैं नेट स्पीड। हम नेट स्पीड को इस प्रकार से चेक करते हैं और ये देखिए पहला ऑप्शन, इससे आप चेक कर लीजिए। अपने मोबाइल की स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं, बैंडविड्थ। तो इस प्रकार जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए जो हमारे पास में जैसे मैं मतलब जियो का नेटवर्क चल रहा है, तो यहाँ पे आपके जो स्पीड है वो दिखाएगा। जैसे डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, अपलोडिंग स्पीड क्या है, सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बैंडविड्थ यानी कि स्पीड को चेक करके दिखाएगा। ठीक है। अपनी जगह में जैसे स्थानीय लेवल पे आपको नेटवर्क जो है कवरेज की प्रॉब्लम हो सकती है या जो भी दिक्कत हो सकती है, उस कारण भी थोड़ा सा ये जो है स्लो हो सकता है। तो इस प्रकार से आप स्पीड चेक कर लेना यहाँ पे। चलिए हम जो है हमारे पीपीटी में चलते हैं।
इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी विभिन्न प्रकार के कनेक्शन। इनको आप ध्यान में रख लीजिए थोड़ा। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, आईएसडीएन क्या होता है, डीएसएल क्या होता है, केबल टीवी, इंटरनेट, सैटेलाइट है, वायरलेस है, इन सभी के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक बार नोट्स में ध्यान रख लेना ताकि आपको जो है आगे अगर पूछा जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। सैटेलाइट कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन, वी सेट है। अब बात कर लेते हैं यूआरएल की, तो ये हमने जो है फर्स्ट सेम में पीसी पैकेज में भी देखे थे, फिर भी एक नज़र यहाँ पे भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मान लो आप कहाँ जाते हो, वेबसाइट ओपन करते हो, कौन सी, सरकार स्टडी वेब्स। क्या ओपन करते हो, सरकार स्टडी वेब्स। ये आपने क्या करें, सरकार स्टडी वेब्स .com, और उसके सामने भी क्या लगा होता है, www, और उसके सामने भी लगा रहता है HTTPS, और इस प्रकार से आपको www लगा रहता है। तो यहाँ पे आपको HTTPS यानी कि एक प्रोटोकॉल देखने को मिल जाता है। www का मतलब हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक डेटाबेस, जहाँ पे सारी चीज़ें www में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सरकार स्टडी बेस मतलब डोमेन नेम हो जाता है, कोई कंपनी कोई संस्था इसकी पहचान के लिए इंटरनेट का नाम को क्या बोल देते हैं, डोमेन नेम। और .com जो हो जाता है इसका टाइप हो जाता है, जैसे कमर्शियल है या फिर आप बोलोगे तो .edu है, जो भी है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, यूआरएल बन जाता है। एक और हो जाता है, एक और चीज़ आप देखोगे तो URI देखने को मिल जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के अंतर्गत क्या देखने को मिल जाता है, यूआरएल देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे आप इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती है। मतलब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखा हूँ। अब आगे बात करते हैं कि देखिए HTTP मतलब तो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब एक प्रकार से ये पोर्ट पर काम करता है। कितने पोर्ट पर काम करता है, पोर्ट 80 पे। परंतु अगर यहाँ पे HTTPS है, सिक्योर्ड है, ये देखिए इसके अंतर्गत एक लेयर होती है जिसे बोल देते हैं SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो कौन से पोर्ट पर काम करती है, 443 पे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब SSL के लिए अगर आप लोगे प्रोटोकॉल, तो ये जो होता है इसमें हैकिंग करना हैकर्स के लिए थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा क्या कठिन ही होता है। और इसमें हैकर जो है आसानी से हैकिंग कर लेते हैं कोई भी वेबसाइट है उसमें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ हम चलें सीधे इस पर चलें और यहाँ हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम चलते हैं कहाँ पे, नोटपैड में। हम चले नोटपैड में, और यहाँ नोटपैड में चलने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम जो है न्यू में चलते हैं, और न्यू में हम जो है इस प्रकार से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए HTTP यहाँ पे एस लगा है तो सिक्योर्ड है, नहीं लगा तो सिक्योर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए यहाँ पे जो है इसको हम फिर से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद देखिए फिर से पेस्ट करते हैं। तो हम जब पेस्ट करें हैं तो देखिए इसको हम जो है जो कंप्लीट है, कंप्लीट हम जो है ये यूआरएल को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ लगा पेस्ट करते हैं। तो क्या लगा, एस, मतलब हमारी साइट में क्या लगा, एस लगा, यानी कि सिक्योर्ड है। और अगर नहीं लगा रहता तो से, और जो भी साइट में एस नहीं लगा होता है इसका मतलब वो इनसिक्योर्ड है, उस साइट को ध्यान से ओपन किया करो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, पीपीटी में। वेब पोर्टल की अगर बात करें, देखिए इंटरनेट के अंतर्गत पोर्टल ऐसा बोल दो, तो पोर्टल हम सिंपल समझ सकते हैं कि जो MP ऑनलाइन आप देखे होंगे, MP ऑनलाइन तो सभी ने देखे, मध्य प्रदेश सरकार का अपना एक पोर्टल है जिसे मध्य प्रदेश सरकार और TCS दोनों ने मिलकर बनाया है। इसे बोल देते हैं वेब पोर्टल। वेब पोर्टल को हम सीधे समझे कि जहाँ पे हमको एक, ये मान लो पोर्टल है, इसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज हमको एक साथ एक ही जगह पे मिल जाती है। मान लो विभिन्न कॉलेजेस है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी मतलब जो विश्वविद्यालय है, सागर यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती, तो सभी की फैसिलिटी हमको कहाँ मिल रही है, इसी वेबसाइट में। तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या बोल देते हैं, पोर्टल। मतलब एक ही जगह हमको, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम एक ही व्यक्ति के पास मिल जाता है, तो उसे हम पोर्टल का उदाहरण ले सकते हैं। तो वेब पोर्टल क्या हो गया, ऐसी वेबसाइट जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न अलग अलग जगह की जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन या फिर सर्विसेज एक ही जगह मिल जाती है, उसे बोल देते हैं हम पोर्टल। जैसे MP ऑनलाइन को आप क्या बोलोगे, पोर्टल। चलिए इसको आप पढ़ लेना, इसके प्रकार आप देख लेने एक बार। इंटरनेट की सर्विसेज पूछा जाए तो भाई फ़ायदे लिख सकते हैं आप, जैसे www की सर्विसेज देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी। आप अगर आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं व्हाट्सअप से जैसे भी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। इंस्टेंट मैसेज, आप डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हो। E-कॉमर्स यहाँ पे फैसिलिटी हो जाती है, वेब सर्विसेज मिल जाती है यहाँ पे हमको। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फाइल ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह आप किसी को भी फाइल भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है कहाँ पे, इंटरनेट सर्विसेज के अंतर्गत।
चलिए इनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ देख लेना, जो भी मैंने सर्विसेज बताया हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है एक से दूसरे, मतलब आमने सामने आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब क्या है वो, वन टू वन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। परंतु एक जगह जो सर्वर है, सर्वर से अगर सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट मतलब जैसे आप जूम मीटिंग या बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसे बोल देते हैं मल्टी पॉइंट। तो ये दो प्रकार की वीडियो मतलब हो जाती है। एप्लीकेशन हमने देख लिए इंटरनेट के, और उसके बाद आप ये देख लेना। अब बात कर लेते हैं ईमेल की। तो ईमेल क्या है, तो ईमेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग करके हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, तो उसे हम बोल देते हैं ईमेल। और ईमेल के लिए आपके पास में ईमेल आईडी होना चाहिए, जैसे आउटलुक की ईमेल आईडी, जीमेल की, याहू की, या अन्य आपके पास में कोई सर्विस हो सकती है जिसके माध्यम से आप ये आपकी जो ईमेल आईडी है वो बनाते हैं। तो जीमेल आईडी सबके पास होगी। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, हम जीमेल की, गूगल की एक आईडी है जिसका नाम है जीमेल की आईडी। हम जैसे मान लो सरकार स्टडी वेब्स डॉट कॉम और उसके अंतर्गत ईमेल आईडी ले रहा है, तो हमारे डोमेन में हमको क्या मिलती है, 10 ईमेल फ्री मिलते हैं। तो हम जैसे देखते हैं ना, आपको देखने को मिल जाता होगा कि abc@outlook.com, या फिर आप देखोगे gmail.com, तो अलग अलग कंपनी yahoo.com। तो उसी प्रकार हमारा जो है वो भी आपका जो है 10 ईमेल फ्री देता है। तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती है, चलिए मैं दिखाता हूँ। एक तो मिल जाता है यूज़र नेम, दूसरा @ का निशान, तीसरा डोमेन नेम जिसके अंतर्गत हमारा ईमेल है, और डोमेन नेम का टाइप। तो ये जो है डोमेन नेम के अंतर्गत फैसिलिटी है। तो यहाँ आपको @ का निशान सेपरेट करता है यूज़र नेम और डोमेन के बीच में। तो आप देखोगे यहाँ आगे चल के, तो आपको ये देखिए, रे टॉमिल्सन जो है इसके पिताजी बोले जाते हैं। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमिल्सन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है कि ईमेल भेजते समय आपको कंपोज करना पड़ता है, यानी कि क्रिएट करना पड़ता है ईमेल। आपको टू आता है, टू में आप लिखोगे पर्टिकुलर सेंड, जिसको कर रहा है उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस। इसी की कार्बन कॉपी भेजना है तो सीसी में, और इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि इन दोनों को पता न चले तीसरे व्यक्ति जो भेज रहा है, तो उसके लिए बीसीसी। सब्जेक्ट आपको लिखना होता है कि आप जो है किस चीज़ के अंतर्गत मेल भेज रहे हो। आपको कुछ बेसिक चीज़ यहाँ लिखना है, सिग्नेचर वगैरह, क्या अटैच करना वो आपने भेज दिए, लिंक वगैरह देखिए गूगल ड्राइव की लिंक, सारी चीज़ें आपने करी और सेंड कर दिए। आई होप सभी से बनता होगा ईमेल भेजना, प्राप्त करना, सारी चीज़ें। इनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, आप लिख देना इसको। जैसे इसके अंतर्गत ईमेल हेडर होता है, ये आप देख सकते हैं। ग्रीटिंग होती है जिसके अंतर्गत हेलो सर वगैरह लिखे अपन ने। टेक्स्ट जिसमें आपके लिख सकते हैं। सिग्नेचर नीचे आप देखिए सिग्नेचर है। और दूसरी चीज़ और बेसिक चीज़ें अटैचमेंट आपको नीचे दिख जाता है। अगर नहीं भेजना है तो आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर भेजे बगैर अपने काट दिए, मतलब क्लोज कर दिए, तो ड्राफ्ट में चला जाता है। ईमेल के यूज़ आप लिख देना, क्या क्या होते हैं, फ़ायदे नुकसान, ये सारी चीज़ तो आप बेसिक जो है लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं चैटिंग की। तो चैटिंग मतलब हो जाता है आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बातचीत करना। बातचीत कैसे कर रहा है, एक तो आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो। बातचीत जो है कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, मतलब सिंपल अगर बोले तो आप मैसेज टाइप करके कर सकते हो। दूसरा आप जो है वॉइस बोलकर आप बातचीत कर सकते हो। तीसरा आप वीडियो के थ्रू कर सकते हो। यानी कि कितने प्रकार से आप बातचीत कर सकते हो, एक तो टेक्स्ट के फॉर्म में, वॉइस ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 प्रकार की चैटिंग। बातचीत करने को क्या बोल रहे हैं, चैटिंग, पर इंटरनेट का उपयोग करके कर रहे हैं इसलिए क्या बोल दिए, इंटरनेट चैटिंग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगी चैटिंग 3 प्रकार की होती है। जैसे नॉर्मली वीडियो चैटिंग हो सकती है, टेक्स्ट चैटिंग और वॉइस चैटिंग। तो इनको आप देख लेना थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट्सअप के बारे में। तो व्हाट्सअप आपको पता है 2009 में इसको जो है रिलीज़ किया गया पहली बार, और फेसबुक ने 2014 में इसको अपने अंडर में ले लिया। चैटिंग एप्लीकेशन यानी मैसेंजर बोल सकते हैं व्हाट्सअप को, ये आप ध्यान में रखना। टेलीग्राम भी एक प्रकार का मैसेंजर ही है, परंतु ये क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब आप अगर लॉग आउट कर देते सारी चीज़ें आपकी वहीं की वहीं रहती है, डिलीट नहीं होती है। यहाँ देखिए निकोलाई एंड पावेल ध्रुव ने इसको जो है, डोरोब ने जो है इसको बनाया था, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे ही सारे जो एप्लीकेशन है थोड़ा थोड़ा आप डिस्क्राइब करो। जैसे स्काइपी है, हैंग आउट है गूगल का, जूम है, जूम मीटिंग आप समझते होंगे, ट्विटर है, ट्विटर के बाद फेसबुक, ये सभी लोग चलाते होंगे, जीमेल सभी चलाते हैं, कब बना, क्या काम करता है, ये बेसिक चीज़ें। इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कॉरपोरेशन, बिजनेस और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं www। एग्जाम में पूछा जाएगा www क्या है, तो www का मतलब हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ देखिए W3 भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 W है।
इसको देखिए वेब सर्वर में संग्रहित वेबसाइट या वेब पेज का संग्रह हो जाता है। यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से जो है लोकल कंप्यूटर से जुड़ा होता है। कोई भी चीज़ें हम आसानी से ढूंढेंगे तो इसी के अंतर्गत हमको मिल जाती है सारी चीज़ें। जैसे देखिए सभी जो कंप्यूटर आपस में जो है आप बातचीत करेंगे तो किसके थ्रू हो जाती है वो, डब्ल्यू के थ्रू। तो इसको बनाने का श्रेय जाता है ये व्यक्ति को, इनका नाम है टिम बर्नर ली। और ये सर ने मतलब जो यूरोप के अंतर्गत जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है टिम बर्नर ली, 1989 में इसका आविष्कार किया था और सर्न में ये काम करते थे। ठीक है, जब इन्होंने इसका आविष्कार किया। आज की डेट में देखें तो हर एक व्यक्ति डब्ल्यू के अंतर्गत में देखने को मिल जाता है इंटरनेट में। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए वेब सर्वर देखने को मिल जाता है। वेब सर्वर मतलब हाँ ऐसा जगह जहाँ पे हमको हमारी रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। जैसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से कोई हमने रिक्वेस्ट करे तो उस इंफॉर्मेशन को कौन पूरा करता है इंटरनेट के माध्यम से, वो करता है वेब सर्वर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और किस फॉर्म में भेजता है वो, वेब पेज के फॉर्म में। चलिए यहाँ पे वेब सर्वर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो HTTP के माध्यम से कहाँ जाती है, इंटरनेट यानी डब्ल्यू में। डब्ल्यू उसको ढूंढता है कहाँ पे, एक लोकेशन है जहाँ पे वेब सर्वर रखा है। हालांकि वेब सर्वर एक लोकेशन नहीं है, उसके अंतर्गत भी एक और डेटाबेस है जहाँ पे जानकारी रखी हुई है। तो जानकारी आती है यहाँ पे, वेब सर्वर उसको कंट्रोल करता है। एक एप्लीकेशन, वेब सर्वर मतलब एक जगह ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को मेंटेन करता है, रिस्पॉन्स को लाता है, सारी चीज़ें करता है इंटरनेट के थ्रू वापस। और जिस व्यक्ति के द्वारा उसको रिक्वेस्ट किया गया था उसी को रिस्पॉन्स जाता है। तो ये चीज़ें मेंटेन होती है यहाँ पे। तो वेब सर्वर एक एप्लीकेशन है जो यूज़र की रिक्वेस्ट मेंटेन करता है और डेटाबेस से लाकर उसको जानकारी को प्रोवाइड करता है। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे तो हमको देखने को मिल जाता है इसके फायदे नुकसान। तो एक बार देख लेना आप। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो इंटरनेट को चलाने में हमारी मदद करता है। जैसे ओपेरा है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है क्या, वेब ब्राउज़र। तो इनके कुछ नाम याद रख लीजिए, यूज़ करना आपको बनना चाहिए। सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ब्राउज़र का उपयोग बनता होगा। देखिए गूगल क्रोम कौन नहीं चलाता, हर एक व्यक्ति चलाते हैं। तो क्या काम करता है आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, यहाँ भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहला जो ब्राउज़र था जिसका नाम था मोज़ेक, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोज़ेक दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र इसको कहा जाता है। उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर। और बाद में देखें तो देखिए इस प्रकार से आप देखोगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बना 1995 में। मतलब 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर बना और 2020 की अगर बात करें 2020 के आसपास इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एज जो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत, विंडोज़ के अंतर्गत आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। फायरफॉक्स 2004 में देखने को मिला। यहाँ पे देखिए। उसके बाद आप देखोगे 2003 में सफारी जो एप्पल का प्रोडक्ट है, इसके अंतर्गत 2008 में गूगल क्रोम देखने को मिला। तो ये धीरे धीरे आपको ब्राउज़र देखिए यहाँ पे 2015 में आपको बंद होता हुआ नजर आया है। हालांकि 2020 में सही मायने में बंद हुआ। यहाँ देखिए आपको 2015 से एज बन गया और 2020 में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको उसने सही रूप से रिप्लेस मार दिया। कौन सा ब्राउज़र किसने बनाया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, गूगल क्रोम को गूगल ने बनाया, मोजिला फायरफॉक्स को मोजिला ने बनाया। ऐसे ही आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इनको एग्जाम में आए तो आप थोड़ा सा लिख दीजिए। चलिए वीडियो को आप जो है फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। और अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये काम आपका है। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ ब्राउज़र है जिनकी लिस्ट आपको दी है। 90 में क्या बना था, नेक्सस, वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ देखिए लाइन मोड ब्राउज़र बना। फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे 93 मोज़ेक बना। फिर धीरे धीरे अपग्रेड हुआ। तो आज तक की थोड़ी सी कहानी आपको याद रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है इस हिस्ट्री में, मैंने एक आइडिया के लिए आपको बता दिया। डिटेल लेक्चर देखोगे तो वहाँ सारी चीज़ मिल जाएगी। ब्राउज़र के क्या क्या काम होते हैं तो वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आप ब्राउज़र में उपयोग तो करते ही होंगे, तो उसके उपयोग को आपको लिखना है एग्जाम में। बात करते हैं सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट होती है जो कि ब्राउज़र के अंतर्गत हमारे रिजल्ट को प्रदर्शित करती है। मान लो हमने रिक्वेस्ट करे ब्राउज़र के अंतर्गत, सर्च इंजन ने उसको लेकर गया कहाँ तक, सर्वर तक, सर्वर से वापस आया और हमारे ब्राउज़र पर लाकर छोड़ दिया। कौन लाता है, सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी काम करता है, याहू भी, बाइडू है, इंडेक्स है, डकडकगो है, आस्क.com है, कोशिया है, यूएल है, इंटरनेट आर्चिव है। ये सब क्या है, ये सब जो है आपके सर्च इंजन है। तो थोड़ा सा आप नाम लिखकर इनको थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं। HTTP हमने ऑलरेडी देख ली है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार पढ़ लेना। OSI मॉडल की अगर बात करें तो OSI मॉडल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मानक है
जो क्या डिफाइन करता है, कम्युनिकेशन किस प्रकार किया जाना है, किस प्रकार कम्युनिकेशन होगा, यानी कि सेंडर जो भेज रहा है उसको रिसीवर तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो कुछ लेयर का एक कलेक्शन होता है जिसमें आपको टोटल 7 लेयर मिलती है, इसी को बोल देते हैं OSI। OSI आप देख सकते हैं, इसके बारे में कंप्यूटर नेटवर्क में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहली लेयर जो होती कौन सी होती, फिजिकल लेयर, जो कि हमारी कंप्यूटर है, केबल है, इन सारी चीज़ों को देखें। और सबसे लास्ट जो यूज़र से इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें क्या किस फॉर्म में मिलती है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 7 लेयर होती है OSI के अंतर्गत, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना यहाँ पे OSI मॉडल के बारे में। वेब सर्वर हमने ऑलरेडी देख ली, एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो क्या करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट को मेंटेन करता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आपको क्लाइंट देखने को मिल रहा है, जो हमारे फॉर्म में हम सर्च करते हैं, इंटरनेट में हमने रिक्वेस्ट करे। सर्वर अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, विंडोज़ के फॉर्म में हो सकते हैं, अपाचे के फॉर्म में हो सकते हैं, लाइनक्स वेब सर्वर हो सकता है, जिसमें JSP जावास्क्रिप्ट जो फाइल्स होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ वेब सर्वर है जो कि डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीज़ें। पहले क्या होता था कि डेटाबेस और वेब सर्वर दोनों एक ही हुआ करते थे, बाद में वेब सर्वर को डेटाबेस को अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि डेटाबेस का काम होता है स्टोर करना, वेब सर्वर का काम होता है मैनेज करना। तो ये अलग अलग होने के कारण अपना काम को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद एक और चीज़ होती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल हम बोलें तो नियम। इंटरनेट का यूज़ करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर को कि किसी न किसी प्रोटोकॉल या नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरनेट का उपयोग करते के दौरान, इंटरनेट उपयोग करने के दौरान उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसे बोल देते हैं वेब प्रोटोकॉल। क्या बोल देते हैं, वेब प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे। तो आपको सिंपल अगर देखें तो जब भी हम कोई डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है, जैसे कि TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी हम किससे जोड़ते हैं, अगर हम बात करें इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, तो इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रत्येक कंप्यूटर IP और TCP का उपयोग करता है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब एक यूनिक आईडी हो जाती है। और TCP का मतलब हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक लाने और ले जाने का काम करता है। और IP मतलब पहचान। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल SMTP, ये मेल के लिए काम करता है। मेल मतलब ईमेल आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे फाइल को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आप अगर इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या इंटरनेट में कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आपका काम करता है ये FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की अगर बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट चलाते वक्त हमारा जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, देखिए इंटरनेट के अंतर्गत जो वेब पेज है, वेब पेज को लाने ले जाने का काम कौन करता है, HTTP। ईथरनेट इंटरनेट चलाने का काम करता है। टेलनेट रिमोट के लिए यूज़ होता है। गोफर भी आप इस प्रकार से देखेंगे। फिर देखिए IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हमने ऑलरेडी देखे। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SSH यानी सिक्योर सेल है। फिर सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल है। IMAP इंटरेक्टिव मेल एक्सेस। UDP तो हमने देख ली। RIP राउटिंग इंटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से हमको जो है कुछ टाइप देखने को मिल जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा TCP को समझाइए, तो TCP का इस प्रकार से डायग्राम बनाइए। और डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करिए, इसके बारे में आप बेसिक चीज़ें लिख सकते हैं, क्या काम करता है। तो यहाँ पे TCP के बारे में बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना इसको। IP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP, सबका आप डायग्राम बनाकर ही एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। चलिए बेसिक चीज़ें हो गई हमारा। इस प्रकार से जो पहली यूनिट होती है, पहली यूनिट का मतलब जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में बेसिक चीज़ें देखने को मिली थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड यूनिट में आपको देखने को मिल जाती है HTML। तो चलिए ध्यान से आपको समझना है, HTML के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनना चाहिए। तो HTML है क्या, HTML जो है, जब भी हम वेब पेज का निर्माण करते हैं तो वेब पेज बनाने वाली जो लैंग्वेज है वो कहलाती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। जब भी आप कोई वेब पेज देखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखते हो। कौन कौन सी 3 चीज़ें, तो एक तो आपको देखना पड़ता है स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक जमा होना चाहिए। सिस्टमेटिक जमा होने के साथ साथ वो जो है उसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग कैसी है, उसके अपीयरेंस, कलर वगैरह, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद वो काम भी करना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ सिंपल आपको, यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए अगर इस वेबसाइट की बात करें, सरकार स्टडी वेब्स की, तो इसमें एक स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर बनने के साथ साथ इसमें देखिए मीनूज में कलर है।
देखिए सारी चीज़ें किस प्रकार से हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए ऐसे क्लिक करने पे ये एक्टिव भी हो रहा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी है, इसमें कलर वगैरह भी सेट है, दूसरा ये काम भी कर रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के दौरान जैसे मान लो ये कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में गए और यहाँ पे हम जो है काम करेंगे, तो जो है आपको फीडबैक देना है तो आप इस कॉन्टैक्ट से दे सकते हो, मुझे फीडबैक देना है तो फीडबैक आप यहाँ से देंगे तो काम भी करेगा। दूसरा है सजावट भी दिख रही है, तीसरा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। तो वेबसाइट में हमको तीन चीज़ें दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा? नहीं, उसमें आपका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है? सीएसएस की। साथ ही इसमें आपका एक्टिव एक्शन भी होना चाहिए, डायनेमिक फॉर्म भी होना चाहिए, तो उसके लिए कौन काम करता है? जावास्क्रिप्ट। तो तीनों चीज़ें होना जरूरी है। इनका मैंने आपको कंप्लीट 1 घंटे में रिवीजन वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को आप देख लेना। चलिए मैं दिखा देता हूँ, रिवीजन वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए वीडियो में चलें और वीडियो में आप चलोगे, देखिए यहीं कहीं देखिए एक ही वीडियो में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट 1 घंटे में देखने को मिल जाता है। मैं इसकी लिंक आपको टेलीग्राम में शेयर भी कर दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस प्रकार से, क्योंकि मैं यहाँ आपको जो है ज़्यादा डिटेल में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि टाइम क्यों बर्बाद करना जब ऑलरेडी पहले से मैंने उसको पढ़ा दिया हूँ। जो चीज़ एग्ज़ाम में आना है वैसे ही, तो मैं यहाँ पे उसको अच्छे से मतलब आपको सिर्फ ओवरव्यू बता दूंगा। तो चलिए यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि HTML क्या है, HTML के विभिन्न वर्जन को आप समझाइए। तो HTML एक वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज है, जिसको 90 के दशक में बनाया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जो भी लिंकिंग टेक्स्ट है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, जिस पे डेस्टिनेशन पे हम चले जाते हैं। उसके बाद मार्कअप, मतलब जब भी इस प्रकार से जो एंगुलर फॉर्म में कोई चीज़ लिखी जाती है, जैसे हम कोडिंग करते समय ऐसे HTML लिखेंगे तो एंगुलर में लिखेंगे, तो एंगुलर जो है इसको हम बोल देते हैं मार्कअप। और उसके बाद लैंग्वेज मतलब कोई भाषा जो कम्युनिकेशन के लिए उपयोग करती है, तो सीधे क्या बन गए? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस कारण इसे बोला जाता है वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज। समझ गए आप सभी? चलिए हिस्ट्री आपसे पूछ लिया जाएगा। तो टिम बर्नर ली के द्वारा इसको बनाया गया था, इसको मान्यता प्राप्त है W3C कंसोर्टियम के द्वारा। ठीक है, इसके कुछ वर्जन है HTML 1.0, 2.0, 3.0। उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 4.5 भी देखने को मिल जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाए। अब वेब पेज का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, HTML के वेब पेज के स्ट्रक्चर को समझाइए। तो क्या समझाओगे इसमें, बताइए मुझे। जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाना होता है वेब पेज का, उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इसके लिए हमको दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हमको टेक्स्ट एडिटर का पता होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर का मतलब हो जाता है नोटपैड हो गया, वर्डपैड तो नहीं होगा, कुछ और इसी प्रकार के। दूसरा हमको HTML का नॉलेज होना चाहिए थोड़ी बहुत। और तीसरा हमको ज़रूरत होती है किसकी? ब्राउज़र की। किसकी ज़रूरत हुई? टेक्स्ट एडिटर, यानी कि सिंपल अगर बोलें तो हमको ज़रूरत होती है नोटपैड की। HTML मतलब जिसमें हमको टैग लिखते बने। ब्राउज़र मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद हो गया। मोज़िला फायरफॉक्स की बात कर लेते हैं हम, या फिर हम जो है गूगल क्रोम की बात कर लेते हैं। चलिए हम सीधे एक कोड लिख लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें समझेंगे। तो स्टार्ट बटन में जाते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे कहाँ, ये देखिए यहाँ पे HTML। और यहाँ देखिए उदाहरण के लिए मेरे पास में देखिए पहले से लिखा है। जो HTML है जो शुरू होता है वो बंद भी होता है, और जो टैग सबसे पहले शुरू हुआ वो सबसे लास्ट में बंद होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा हेड है। HTML ये चिन्हित करता है कि डॉक्यूमेंट HTML है, मतलब HTML हमने क्यों लिखे कि डॉक्यूमेंट HTML है। और बंद क्यों किए? क्योंकि डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट हो गया। दूसरा हेड इसलिए लिखे तो टाइटल है, टाइटल को कंटेन करने का काम हेड का होता है, जिसमें टाइटल क्या लिखना है उसके लिए टाइटल फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद हेड कंप्लीट हो गया बंद। अब अंदर जो स्क्रीन पे हमको क्या दिखाना उसके लिए कौन काम करता है? बॉडी बंद हो गया। और बीच में हेडिंग लाना, पैराग्राफ लाना, लिंक करना है, या जो भी चीज़ हमको बनाना वो कौन काम करता है? यहाँ पे बीच में कंटेंट। तो अब एक बात समझिए, कोई भी टैग आ रहा है तो स्टार्ट हो रहा है इस प्रकार से, और बंद होने के लिए स्लैश लगा के इसको बंद कर दिया जा रहा है, वो बीच में कुछ ना कुछ लिख रहा है हर चीज़ों में। तो इस कंप्लीट को हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे? HTML के एलिमेंट बोलेंगे। यानी कि HTML के अंतर्गत जब हम वेब पेज बनाते हैं तो हमको HTML एलिमेंट में काम करना पड़ता है, स्ट्रक्चर। अब इसको सेव कैसे करेंगे? तो सेव एज कर लेते हैं, और सेव एज में हम क्या कर लेते हैं? इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट वेब,
.html ऐसे नाम देना होता है और सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इतना काम करोगे तो आपका स्ट्रक्चर बन गया है। चलिए मिनिमाइज करो। यहाँ देखिए स्क्रीन पे HTML वेब बन गया। इसको हम देखिए यहाँ पे HTML वेब, जो फर्स्ट वेब है इसको क्लिक करें तो हमारे पास में देखिए इस प्रकार से क्या दिखने लगा, जो वेब पेज हमने बनाए वो दिखने लगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करे HTML का। तो जब भी एग्जाम में आए तो इतना आपको बना देना है बेसिक स्ट्रक्चर, और आगे जो भी पूछा जाएगा, जैसे हेडिंग पूछा जाए तो बॉडी के अंदर लिख दीजिए, पैराग्राफ पूछा जाए इसी के अंदर लिख दीजिए, या फिर आपसे और बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है भाई। एंकर टैग पूछा जा सकता है, आपको IMG टैग पूछा जा सकता है इमेज लाने के लिए। तो कोई भी चीज़ कहाँ पर आएगी, बॉडी के अंदर ही आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर हमारे थ्योरी पोर्शन में चलते हैं। तो एक होता है ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग का मतलब हो जाता है, इस प्रकार से लिखा जाने वाले टैग को क्या बोल देते हैं, ओपनिंग टैग। टेक्स्ट मतलब भाई माय हेडिंग हमने लिखे तो ये टेक्स्ट हो गया। क्लोजिंग टैग किसे बोल देते हैं, इस प्रकार से स्लैश के साथ में जो लिखा जाता है उसे बोल देते हैं क्लोजिंग टैग। और इस कंप्लीट को बोल देते हैं क्या, एलिमेंट। क्या बोल देते हैं इसको, एलिमेंट। चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और, डॉक टाइप वगैरह, HTML एलिमेंट, हेड है, बॉडी, ये सारी चीज़ शामिल होती है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना देख ली। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, 2-3 बार बना कर देखिए। नहीं बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है इसमें कॉपी में बनाकर देख लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप जो है क्या कर सकते हो, इसको लिखकर इसके बारे में डिफाइन कर सकते हो। तो आपका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए एलिमेंट, HTML के एलिमेंट मैंने बताया अभी। HTML के एलिमेंट किसे बोलते हैं, ओपनिंग टैग को, क्लोजिंग टैग को और बीच के कंटेंट को, तीनों को मिला के क्या बन जाता है, HTML का एलिमेंट। तो इसको आप समझा सकते हैं। कोई भी हर एक एलिमेंट, मान लो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेडिंग मिल रहा है तो एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गया तो वो एलिमेंट हो गया। सारी चीज़ आपकी एलिमेंट कहलाएगी। आगे हम बात करेंगे एम्प्टी HTML एलिमेंट। तो अभी बताया मैंने कि कोई भी चीज़ H1 आया तो क्लोजिंग भी आएगा। ठीक है, P आया तो P क्लोज भी होगा। परंतु एक और चीज़ देखिए, BR, ये BR जो है ये एम्प्टी यानी कि अकेला आता है। अकेला मतलब निडर है वो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि इनको ज़रूरत है। देखिए ये बंद के साथ में आ रहा है, ये भी यहाँ पे बंद के साथ में आ रहा है, जबकि मेन HTML भी बंद के साथ में आ रहा है, यानी क्लोजिंग के साथ में। जबकि BR है, साथ ही एक और टैग है HR, ये क्लोजिंग टैग नहीं होता इसमें। तो इन्हें बोल देते हैं हम क्या, इन्हें बोल देते हैं हम एम्प्टी एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, एम्प्टी मतलब खाली। चलिए HTML टैग क्या होते हैं भाई, सिंपल, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं इस प्रकार से, उसे हम HTML टैग के फॉर्म में जान सकते हैं। तो सिंपल हम देखें, कोई भी चीज़ हम लिख देते हैं, जैसे B लिख दिए इस प्रकार से, तो क्या बन गया, ये टैग बन गया। और ये किसके लिए बन गया, बोल्ड के लिए बन गया। आगे हम बात करेंगे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और टेक्स्ट। तो इसको HTML एलिमेंट बोलेंगे। टाइप की अगर बात करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में जो आते हैं वो कहलाते हैं पेयर्ड, यानी जोड़े वाले। और बिना क्लोजिंग के साथ में जो आते हैं, जैसे BR है या HR है, वो कहलाते हैं अनपेयर्ड, मतलब बिना जोड़े के साथ में जो आते हैं उनको बोल देते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड। HTML के एट्रीब्यूट की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है कि HTML के एट्रीब्यूट होते क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब हो जाता है एडिशनल जानकारी। अब एडिशनल जानकारी होती क्या है, उदाहरण के लिए अगर हम इमेज लाना चाहते तो हमने क्या लिखे भाई, IMG लिख दिए। अब इमेज लाने के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, उसका एड्रेस देना होता है, तो हमने क्या लिख दिए, SRC। उसके बाद उसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद उसकी विड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज लाने का काम तो IMG कर रहा है, पर क्या इमेज लाना है, उसके अल्टरनेट में टेक्स्ट क्या लाना है, उसकी विड्थ क्या रहेगी, उसकी हाइट क्या रहेगी, सब किसकी जानकारी है, इमेज की। तो इमेज से रिलेटेड जो जानकारी है जितनी भी ले रहे हैं हम, उन्हें हम सब बोल देते हैं एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे आप देखोगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। उदाहरण के लिए हमको IMG लाना है तो कोई ना कोई सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रिक्वायर्ड है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट और विड्थ और हाइट ये सब कैसे रहते हैं, ऑप्शनल होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ होते हैं इवेंट एट्रीब्यूट होते हैं। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखना है, एक तो होता है कंपलसरी और एक होता है ऑप्शनल। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद देखिए हेड और बॉडी सेक्शन, तो हमने देख लिए। हेड सेक्शन जो कि आपका टाइटल को कंटेन करता है, बॉडी जो कि आप कंप्लीट बॉडी मटेरियल को मेंटेन करता है। स्टाइल, स्टाइल की अगर बात करें तो ये हमको स्टाइल टैग भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत हम जो है स्टाइल दे सकते हैं। और एक प्रकार से हमको स्टाइल किसके अंतर्गत मिल जाता है, एट्रीब्यूट के फॉर्म में भी मिल जाता है। एट्रीब्यूट के फॉर्म में कैसे मिलेगा, मान लो आपने क्या लिए H1 और इसी में आपने ले लिए कि स्टाइल क्या होनी चाहिए इसकी, तो इस प्रकार से स्टाइल एट्रीब्यूट के फॉर्म में आ गया। और अगर सेपरेट हमने स्टाइल ली है तो स्टाइल ये जो हो गया टैग हो गया। जैसे यहाँ लिए, देखिए यहाँ बॉडी का बैकग्राउंड क्या देना वो ले लिए, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या देना वो ले लिए। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी एक प्रकार का क्या है, टैग है, जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगा।
तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी चीज़ को प्रिंट कराना तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इसके बाद हमको HTML लिंक टैग मिलेगा। लिंक टैग की अगर बात करें तो हमको CSS जो एक्सटर्नल लेंगे, CSS का मतलब क्या हो जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम अलग से बनाते हैं डॉट CSS नाम से, ठीक है, एक्सटेंशन से। उसको अगर HTML डॉक्यूमेंट में हमको लाना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं, लिंक टैग। ठीक है, जैसे माई स्टाइल डॉट CSS हमने बनाया तो इसको अगर जोड़ना है तो हमको क्या उपयोग करना पड़ता है, लिंक टैग का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे, हेड सेक्शन में, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। अब बात कर लेते कुछ बेसिक HTML टैग। जैसे पैराग्राफ लाने के लिए हमको जरूरत पड़ती किसकी, पी टैग की। जैसे पी हमने स्टार्ट करे, पी एंड करे, बीच में जो भी चीज़ लिखे वो बन गई पैराग्राफ। उसके बाद अच्छा, ये आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना, क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो सभी को बनना चाहिए, पर बीच में जो कंटेंट है वो आपको, एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है पैराग्राफ का तो सिर्फ एक लाइन लिख कर नहीं आना है, ये वाली आपको कंप्लीट लिखना है। क्यों लिखना है कंप्लीट, तो कंप्लीट लिखने से ही नंबर मिलने वाले हैं। आगे देखें, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए मैंने बताया BR लगाते हैं। हेडिंग टैग आपकी H1 से शुरू होती है और H6 तक चलती है। कैसे लिखते हैं इसको, H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है हेडिंग टैग। साथ ही आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग देखने को मिल जाते हैं। इटैलिक है, बोल्ड, बोल्ड के स्ट्रॉन्ग या B लगाते हैं। देखिए, एम्फेसिस, एम्फेसाइज इस प्रकार हो जाता है। स्मॉल टेक्स्ट है, बिग टेक्स्ट है, मार्क हो जाता है, सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, इंसर्टेड है, अंडरलाइन, स्ट्राइक और डिलीटेड। इस सब के लिए इस प्रकार के टैग लिखे जाते हैं। आप ऐसे प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे यू प्रयोग करें और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखे और यू को बंद कर दो, तो ऐसे में काम कर लेगा ये वाला टैग। तो आप उपयोग करके देखिए, नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं है तो आप ऐसे से ही काम चला सकते हैं रिविजन में। चलिए, इनका उपयोग है। इमेज, इमेज लाने के लिए मैंने बताया था IMG टैग लगाते हैं और SRC एट्रीब्यूट है कंपलसरी वाला। बाकी बिट तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी एडिशनल है परंतु ये कंपलसरी है। और ये आपका जो होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट या बिट जो होती है आपकी ऑप्शनल होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट तो हमने देख लिए, जो जो एट्रीब्यूट होते हैं। लिंक टैग भी हमने देख लिए। यहाँ पे लिंक टैग एक होता है हेडर में स्टाइल शीट को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा लिंक टैग होता है एंकर टैग के फॉर्म में। HREF कंपलसरी एट्रीब्यूट है जिसके अंतर्गत ये बताता है कि क्या चीज़ लिंक करना है। और यहाँ पे एक इमेज ली है जिस पर क्लिक करने पे इस एड्रेस पे हम पहुँच जाएंगे। उदाहरण के लिए ए हमने लिए तो ए बस से काम नहीं होगा, क्या लेना पड़ता है, AHREF यानी कि हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस या बोल सकते हैं। और यहाँ हम कर देते हैं www.sarkarstudywaves.com और इस प्रकार से बंद कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम गो, और गो लिखने के बाद एंकर को बंद कर देते हैं। तो गो पे हम जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर लिखा वाला एड्रेस पे वो फॉलो कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ इमेज है तो इमेज को लिंक कैसे करना है या फिर टेक्स्ट को लिंक कैसे करना है ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप दर्शा सकते हैं। सेक्शन टैग की अगर बात करें, सेक्शन के लिए हम देखिए यहाँ पे स्पैन बना सकते हैं या फिर हम डिवीज़न बना सकते हैं। डिवीज़न का मतलब ही होता है कि बहुत बड़े जो वेब पेज उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोल देते हैं डिव, यानी डिवाइड करना या डिवीज़न बनाना। तो ऐसे आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम में HTML लिस्ट पूछा जाता है तो लिस्ट तो सिंपल आप समझ जाइए। अगर आप MS वर्ड में इस प्रकार की लिस्ट देते हैं तो इनको बोल देते हैं बुलेट्स। क्या बोल देते हैं, बुलेट्स। और HTML की भाषा में इसको बोल देते हैं लिस्ट। कौन सी वाली, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक और लिस्ट हो जाती है नंबर के फॉर्म में, नंबरिंग बोलते हैं इन्हें। तो ये नंबरिंग को हम बोल देते हैं यहाँ पे HTML की भाषा में OL, ऑर्डर लिस्ट। और इस प्रकार से डेफिनेशन, मतलब टॉपिक है डेफिनेशन है, टॉपिक है डेफिनेशन है, तो इसको बोल देते हैं DL। क्या बोल देते हैं, DL, डेफिनेशन लिस्ट। तो तीनों चीज़ों को देख लीजिए एक बार। देखिए, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो तीनों को आप, नेस्टेड लिस्ट का मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो कहलाती है आपकी नेस्टेड लिस्ट। क्या कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। चलिए, एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट लाने के लिए UL का उपयोग करना पड़ता है, ऑर्डर्ड लिस्ट लाने के लिए OL का उपयोग करना पड़ता है। इन दोनों के अंदर आपको क्या जोड़ना है, जैसे मान लो आपको ये दो जोड़ना है, कंप्यूटर, टेबल, मोबाइल, या फिर जो भी आपको टॉपिक जोड़ना है तो उसके लिए जोड़ते हैं हम LI को शुरू करते हैं, कंप्यूटर लिखे LI को बंद। डेफिनेशन लिस्ट लाने के लिए DL लगाते हैं और बंद करते हैं। टॉपिक लिखने के लिए DT और टॉपिक की डेफिनेशन के लिए DD। बस इतना आप पढ़ लेना एक बार ताकि आपके एग्जाम में आपसे आसानी से बन जाए। तो जैसे UL लाना है तो UL लिए, UL को बंद कर दिए। बीच में कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल लाना है तो LI लिखकर LI को बंद कर दिए। बस इतना सा काम करना, बाकी चीज़ें तो कॉमन है। HTML हेड, बॉडी, बीच में आपको इतनी चीज़ बस याद रखना।
और अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह ऑर्डर लाना है तो आपको सिर्फ ओ एल करना है, यू की जगह क्या करना है, ओ एल। कुछ एट्रीब्यूट देख लेते हैं यू एल के, जैसे सर्कल लाना है, स्क्वायर लाना है, डिस्क लाना है, नन। जैसे उदाहरण के लिए जो बुलेट्स आई है, बुलेट्स की जगह स्क्वायर लाना है तो आप क्या लिख दोगे, स्क्वायर। कहाँ पे लिखोगे, कहीं नहीं लिखना है। यहाँ पे जो ओ एल है, ओ एल में आपको क्या देना है, टाइप देना है। टाइप में आप लिख दोगे क्या, स्क्वायर। डबल कोट के अंदर स्क्वायर लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुलेट्स की जगह स्क्वायर। ऐसे डिस्क तो ऑटोमेटिक आ रहा, सर्कल आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ हो जाएगी एट्रीब्यूट। ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट के भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे टाइप में आप वन दे दोगे, ए दे दोगे, ए कैपिटल है, स्मॉल, कैपिटल, ऐसे आप दे सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के अंतर्गत आपको डीएल शुरू करने के लिए, देखिए यहाँ पे डीएल शुरू करने के लिए, डीटी मतलब इस हेडिंग को दर्शाने के लिए, और डीडी मतलब हो जाता है इस डेफिनेशन को दर्शाने के लिए। ऐसे ही दूसरा सीएसएस दर्शाना, तो ऐसे काम चलते रहता है। ठीक है, डीएल लास्ट में बंद हो जाता है। अंदर आपको जितने टॉपिक लेना है ये दोनों चलते रहते हैं, और लास्ट में डीएल बंद है तो ऐसे बंद कर देते हैं। आप नेस्टेड लिस्ट की बात करें तो कोई लिस्ट है, मान लो ये 1 2 3 है, उसके अंदर एक और लिस्ट ले लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको बोल देते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, इसी को बोल देते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, समझ गए आप सभी। टेबल की बात करते हैं, तो जब भी हमको HTML में कोई टेबल बनाना था, हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेबल टैग की। तो यहाँ देखिए आपको टेबल टैग देखने को मिलेगा। अब टेबल टैग में जब भी हमको टेबल बनाना था, हमको किस टैग की ज़रूरत पड़ती है, इस प्रकार से टेबल टैग की, और यहाँ लास्ट में टेबल को बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बंद। उसके बाद हमको रो बनाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ी, TR की। अगर हमको ये छोटे छोटे बॉक्स बनाना तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, TD की। और अगर इसको हेडिंग बनाना तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, TH की, यानी टेबल हेडिंग। तो कितनी चीज़ हो गई, टेबल बनाना तो टेबल की ज़रूरत पड़ी, रो बनाना तो TR की ज़रूरत पड़ी, टेबल हेडिंग के लिए TH की, और टेबल में अलग अलग जो कंटेंट है ऐसे सेल बनाना तो TD की ज़रूरत पड़ी। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। जैसे हमने देखिए यहाँ पे टेबल शुरू करा, ये टेबल, और टेबल के अंदर एक रो लिए, रो में हमने क्या लिए, मंथ और सेविंग। फिर TR को बंद करे, फिर दूसरी TR शुरू हुई जनवरी, और यहाँ TD लिख दिए, फिर TR बंद। मतलब हमने सिंपल लिए हैं कि एक एक टेबल बनना चाहिए जिसमें हेडिंग रहेगी क्या, यहाँ पे मंथ रहेगा, यहाँ पे सेविंग रहेगी, और नीचे आपने क्या लिखे, पहले में लिख दिए जनवरी में, यहाँ में $100, दूसरे में देखिए क्या लिखे, फरवरी $80, मतलब फरवरी और $80, ऐसे बनते रहेगा। अगर आप इसमें 3 कॉलम लेते, मान लो यहाँ टेबल हेडिंग में एक और ले लेते, 3 कॉलम बन जाते। अगर आप एक कर देते, एक ही बनता। ऐसे ही टेबल की बॉर्डर आप लेोगे तो एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो ऐसे टेबल आप बना सकते हो। अब बात कर सकते हैं हम HTML के फॉर्म की। तो HTML का फॉर्म होता क्या है, मान लो आपको कोई यूज़र से जानकारी लेना है, ऑनलाइन किसी व्यक्ति से कोई जानकारी एक्सेस करना है या प्राप्त करना है, विभिन्न सर्वे फॉर्म भरवाना है, तो आपको एक गूगल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है या फिर HTML फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे नेम लिखे तो लेबल है, पर इसके सामने जो लिखे वो क्या है, ये टेक्स्ट है। क्या है ये, टेक्स्ट। और यहाँ लिखे ईमेल, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ईमेल के अंतर्गत जो टेक्स्ट लिखना उसके लिए। पासवर्ड के लिए पासवर्ड बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स की, जेंडर के लिए यहाँ रेडियो बटन की ज़रूरत पड़ेगी, लैंग्वेज के लिए कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हम क्लिक करें तो बहुत सारे ऑप्शन खुले। टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, बटन की ज़रूरत पड़ेगी। कभी आपको कोई जानकारी ऐसे टिक मार्क करवाना तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चेक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब हो जाते हैं क्या, ये हो जाते हैं आपके HTML के कंट्रोल, मतलब जो फॉर्म के एलिमेंट है। चलिए इनको देख लेते हैं हम एक एक करके। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टैग चालू करना है जिसका नाम है इनपुट, और उसके बाद लिखना है टाइप टेक्स्ट, मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना तो टाइप टेक्स्ट लिख दो। उसके बाद रेडियो बनाना तो रेडियो बटन, इस प्रकार लिख दो। लिखना शुरू में सिर्फ इनपुट है, बाकी बाद आप रेडियो, चेक बॉक्स, ठीक है, पासवर्ड है, मतलब इनपुट के बाद टाइप भी लिख दो। मान लो आपने इनपुट लिखे और आपने लिख दिया टाइप, तो डबल कोट के अंदर जो बदलाव करोगे वो आपका बदलते रहेगा। इतने ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो सीधे आप एक चीज़ बनाकर देख सकते। देखिए हमने शुरू करे फॉर्म, पैराग्राफ में हमने लिख दिया क्या, फर्स्ट नेम। उसके बाद देखिए बटन बनाए हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिली बटन टाइप सबमिट, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिए, यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट नेम लिखे हमने, और यहाँ इनपुट टाइप में हमने टेक्स्ट ले लिए, और टेक्स्ट में नाम दे दिए फर्स्ट है, और बटन बना लिए। देखिए इनपुट टाइप में बटन बना है तो सबमिट। ऐसे आप रीसेट बना सकते हो। तो सिंपल ये फॉर्म क्या बन जाएगा, एक एक जो है टेक्स्ट बॉक्स बनेगा इस प्रकार का, जिसमें नेम लिखा रहेगा, नीचे 2 बटन बनी लेगी जिसमें रीसेट और सबमिट लिखा रहेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करोगे सेलेक्ट को, नेम लिख दो लिखना तो, और सेलेक्ट को बंद करोगे। अंदर आपको ऐसे ऑप्शन जोड़ना है, ये सभी चीज़ें तो आपको ऑप्शन में जोड़ना पड़ता है। तो ये बन जाएगी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी।
ऐसे ही सबमिट और रीसेट बनाना, तो सबमिट के लिए सबमिट लिख दो, रीसेट के लिए रीसेट लिख दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप जो है सेंड के लिए क्या लिख दोगे, सेंड लिख दोगे। फ्रेम की अगर बात करें तो पूरी एक विंडो है मान लो, ये देखिए एक कंप्यूटर की हमारी विंडो है। इस विंडो में हम चाहते हैं कि 3 वेब पेज शो हो, तो उसी के लिए हम लेते हैं यहाँ पे फ्रेम। क्या लेते हैं, फ्रेम लेते हैं। और उसके अंदर हमको क्या लेना पड़ता है, फ्रेम सेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, फ्रेम सेट लेना पड़ता है। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो ये फ्रेम सेट है। फ्रेम सेट के अंतर्गत फ्रेम एसआरसी लेना पड़ता है। कैसे लेंगे, उदाहरण के लिए आपने 3 वेब पेज बनाए, लेफ्ट डॉट एच टी एम एल, सेंटर डॉट एच टी एम एल और राइट डॉट एच टी एम एल। इन तीनों को लाना कैसे लेंगे, आपने पहले फ्रेम सेट लिए कि इनको कॉलम में शो करना है। कैसे शो करोगे, 500, 600 और 700 पिक्सल में, बॉर्डर इतनी रहेगी ये आपने ध्यान दे दिए। फिर पहले के लिए आपने क्या लिए, फ्रेम नेम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये वाला, और यहाँ पे ले लिए एसआरसी मतलब इसका यूआरएल। ऐसे फ्रेम सेंटर, यहाँ यूआरएल ले लिए, राइट यूआरएल ले लिए। तो 3 लाना तो 3 हमने यहाँ पे दिए थे फ्रेम सेट। कॉलम में लाना तो कॉल से दे दिए, अगर रो में लाना रहता तो क्या देते, रोज देते। ठीक है, और नाम 3 का दे दिए, 2 का नहीं देना, 3 लाए तो 3 ही का देना है, ध्यान रखना, ये फ्रेम है। इसके बाद मार्क्यू टैग, भाई HTML का मार्क्यू टैग एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर मार्क्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट को इधर उधर चलाना है तो उसके लिए यूज़ होता है मार्क्यू। सिंपल लिखना मार्क्यू, इस प्रकार से बंद, और बीच में जो टेक्स्ट लिखे वो चलते रहेगा। इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कितनी बिट होती है, हाइट है, किस डायरेक्शन में चलेगा, बिहेवियर क्या रहेगा उसका, स्क्रॉल अमाउंट कितनी रहेगी, कितने बार चलेगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्पेस क्या रहेगा, वर्टिकल स्पेस क्या रहेगा। इस सब इसके एट्रीब्यूट होते हैं, किसके, मार्क्यू टैग के। चलिए, तो हो गए हमारे बेसिक रूप से कुछ टैग। कमेंट आप देख लो, कमेंट मतलब ऐसा टैग जो हम लिख दें तो वो चीज़ें आपकी ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होती है। यानी कि इसका उपयोग क्यों किया जाएगा, कि हमने टैग का उपयोग क्यों किया है उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब डेवलपर के लिए काफ़ी हेल्प होता है और यूज़र मैनुअल के लिए भी। तो सिंटैक्स का मतलब हो जाता है रूपरेखा, इसको बनाना जरूरी है और एग्जाम्पल भी लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब जो वेब पेज आपने तैयार करे उसमें अगर फॉर्मेटिंग देना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है CSS की। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए CSS। इसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है किसके लिए, डायनेमिक फॉर्म या एक्शन लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाया उसको बढ़िया इस प्रकार वेबसाइट जैसे दिखाना, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, CSS। और उसमें अगर डायनेमिक फॉर्म भी लाना तो जावास्क्रिप्ट। CSS जो है जितनी भी स्टाइल उसको कंट्रोल करने का काम करती है। CSS स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी काम की है, प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी काम की है। ऐसे आप बेसिक चीज़ें लिख सकते हैं CSS के बारे में। डेफिनेशन कैसे यूज़ होती है तो हमने पहले भी देखे थे। स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं आप हेड के अंदर, H1 के लिए देना तो आप कलर दे दिए H1 के लिए और स्टाइल को बंद कर दिए। इसको शुरू करने के लिए आप करली ब्रैकेट, ये देखिए करली ब्रैकेट इस प्रकार से यूज़ करते हैं स्टार्ट और एंड का। इसके कुछ एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, मतलब इसके कुछ फ़ायदे वगैरह। तो CSS टाइम बचाता है, पेज लोड करने में काफ़ी फास्ट होता है, मेंटेनेंस करना काफ़ी इजी होता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके कुछ विशेषताएं। उसके बाद CSS का कुछ सिंटैक्स होता है, तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक तो सेलेक्टर होता है, एक होता है प्रॉपर्टी और एक होता है वैल्यू। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है CSS के सिंटैक्स के रूप में। तो क्या क्या होती है ये देख लेते हैं। तो सेलेक्टर का मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि CSS जिस चीज़ के लिए CSS बना रहे उसका नाम, जैसे टेबल के लिए बना रहे तो टेबल क्या कहलाएगा, सेलेक्टर। उसके बाद प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि आप क्या देना चाहते हैं। मान लो टेबल में बॉर्डर, तो बॉर्डर क्या हो गई, प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आप चाहते हो कि बॉर्डर क्या चाहिए, 1 पिक्सल चाहिए, रेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, तो सब क्या हो गए, ये वैल्यू हो गई, ये सब हो गई आपकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप देखिए टेबल मतलब नाम, सेलेक्टर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो आपको प्रॉपर्टी मतलब क्या अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें आपको क्या वैल्यू देना है, ये देखिए। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, सिंटैक्स। तो आप इसको ध्यान में रखिए बाकायदा, ताकि एग्जाम में आप इसे लिख पाओ। सिंटैक्स जरूर लिख कर आना है, थोड़ा सा आप इस प्रकार लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। आप देखिए जब हम बात कर रहे हैं सेलेक्टर की, यानी कि जिस नाम से हमने स्टाइल बनाया है उस नाम की, तो नाम जो होते हैं सेलेक्टर 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो सेलेक्टर मतलब देखिए एक प्रकार से एक ये हो गया जिसका नाम है यूनिवर्स, मतलब एक प्रकार से एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट मतलब द एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि पर्टिकुलर HTML के टैग के नाम पे होता है, जैसे H1 है, बॉडी है, या फिर आप बोलोगे तो अलग अलग प्रकार के जितने भी HTML एलिमेंट है उनके नाम पे जो सेलेक्टर लिए जाएंगे वो कहलाएंगे द टाइप सेलेक्टर।
उसके बाद हो जाते हैं द यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब अगर हमने इस प्रकार स्टार लगाए हैं तो जितने भी कंटेंट लिए हैं वेब पेज में सभी के अंदर कलर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल लिया है। ठीक है। उसके बाद द क्लास सेलेक्टर, डॉट लगा के, अच्छा क्लास के अंतर्गत अगर देखें तो जैसे मान लो हमने H1 लिए और हम मान लो यहाँ पे क्लास लेते हैं और डबल कोट के अंदर ये ब्लैक लिख देते हैं। क्या लिख दे? ब्लैक। तो जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं जैसे कलर है, बैकग्राउंड कलर है, सभी चीज़ें कहाँ अप्लाई हो जाएगी? H1 में। और H2 लिए हैं, H2 में भी अगर हम यही अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। परंतु एक और होता है जिसका नाम हो जाता है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी जो है किसी पर्टिकुलर एक ही में अप्लाई होगी, क्योंकि आईडी एक ही व्यक्ति की एक होती है। जैसे आधार कार्ड की बात करें तो एक व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर एक ही होता है, दूसरे का नहीं हो सकता। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आईडी मतलब यूनिक, और क्लास मतलब हो जाता है सब में यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए कॉमन, और H1 मतलब जिस एलिमेंट का नाम दिए उसके लिए स्टाइल सीट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। सिलेक्टर एक और होता है आपका ग्रुपिंग सेलेक्टर। जैसे मान लो 3 स्टाइल है, कॉमन अलग अलग ले लिए, तीनों में हमको इस प्रकार की चीज़ें अप्लाई करना है तो उसके लिए यूज़ होता है क्या? ग्रुपिंग सेलेक्टर। ठीक है, ध्यान रहेगा। हमने लिखे हैं 5 प्रकार के सेलेक्टर, तो पांचों को आपको याद रखना ताकि एग्जाम में लिख सको। अब स्टाइल सीट जो होती है 3 प्रकार की होती है। मान लो आपसे सिलेक्टर पूछा तो 5 प्रकार, पर स्टाइल सीट या फिर आपसे पूछे CSS कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो यहाँ पे इनलाइन होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। चलिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं। इंटरनल देखिए, इनलाइन स्टाइल सीट जो होती है, अगर मान लो हमने H1 लिए हैं और H1 के अंदर हमने ले लिए सिंपल स्टाइल और डबल कोट के अंदर कुछ उसकी फॉर्मेटिंग लिख रहा है जैसे यहाँ लिखी गई है, तो इस प्रकार की चीज़ को बोल देते हैं इनलाइन, यानी कि टैग की लाइन में ही हमने स्टाइल अप्लाई करे। दूसरा ले रहा है हेड सेक्शन, मतलब जो हेड सेक्शन लेते हैं, हेड के अंदर हमने क्या लिए? स्टाइल टैग में, तो उसे हम बोल देते हैं इंटरनल, यानी कि एक वेब पेज में हम ले रहे हैं। तो जैसे कोई एक काम कराना था HTML एलिमेंट में ले लिए, पर हमको एक वेब पेज में काम कराना तो स्टाइल में ले लिए, मतलब जो इंटरनल है। पर हमको एक से अधिक वेब पेज को मेंटेन करना तो हमने क्या लिए? .css के द्वारा इसको अप्लाई करें, जिसे बोल देते हैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट। चलिए यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। इनलाइन जो CSS होती है वो किस प्रकार से अप्लाई होती है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे H1 के अंदर स्टाइल लिए, डबल कोट के अंदर हमने क्या ले लिए? कलर, और कॉलन से इसको अलग करते हैं, वैल्यू यहाँ लिखते हैं, और फिर से देखिए सेमी कॉलन से इसको बंद कर देते। फिर टेक्स्ट अलाइन क्या होने चाहिए? सेंटर। ऐसे आप एक के बाद एक सेमी कॉलन के बाद लिख सकते हो। ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइल लिए तो उसका कलर क्या होना चाहिए? तो ये जो दोनों स्टाइल है वो किस प्रकार की है? इनलाइन, क्योंकि टैग में लिखी जा रही है। इंटरनल किसे बोलेंगे? इंटरनल जो है वो हेड के अंदर स्टाइल टैग में लिखी जाती है और बंद कर दी जाती है। जैसे बॉडी के लिए हमने लिखे करली ब्रैकेट लगा के बैकग्राउंड कलर, H1 के लिए करली ब्रैकेट लगा के लिख दिए यहाँ पे कलर, मार्जिन क्या होनी चाहिए। तो इन्हें जो भी इसके अंदर उपयोग किया जाएगा, जैसे H1 है जहाँ भी, उसके लिए अप्लाई हो जाएगा, तो इसे बोल देते हैं इंटरनल। उसके बाद जो आपकी इंटरनल हमने देख ली है, एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल में देखिए इस प्रकार से हमने एक फाइल बनाया नोटपैड में .css के नाम से, mystyle.css, इसको सेव कर दिए एक लोकेशन में, और एक वहीं पे हमने एक वेब पेज भी बनाया .html के नाम से। तो इसमें जो भी हमने काम करे, बॉडी H1, इसको लाने के लिए हमने क्या टैग लगाया? लिंक टैग, रिलेशन स्टाइल सीट टाइप का। इसका जो रेफरेंस है वो हमने दे दी mystyle.css, और ये जहाँ भी H1 और P लिखा रहेगा तो H1 का जो काम करेगा वो यहाँ से आ जाएगा, बॉडी के लिए बैकग्राउंड यहाँ से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लिए है एक्सटर्नल स्टाइल सीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मल्टीपल स्टाइल सीट जब हो जाती है तो कैसे काम करती है? उदाहरण के लिए अगर आपके पास में, जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं फैमिली, तो अगर आपके पास में फैमिली है तो सबसे पहले आप फैमिली की बात सुनोगे, नहीं सुनोगे? बिल्कुल सुनोगे। अगर फैमिली मान लो नहीं है तो आप किसकी बात सुनोगे? अपने दोस्तों की। और दोस्त भी नहीं है तो आप किसकी बात करोगे? बाहर वाले जो भी है, ऑफिस या जो भी हो सकते हैं। परंतु यदि तीनों चीज़ है, उदाहरण के लिए आपके पास में राय देने वाली ये भी है, राय देने वाली ये भी है, और राय देने वाली ये भी है, तो आप किसकी बात सुनोगे? पहले ये इसकी। पर अगर ये नहीं है तो इसकी सुनोगे। तो प्रायोरिटी क्या बनती है कि पहले इनलाइन काम करती है, दूसरे में इंटरनल और तीसरे में एक्सटर्नल। तो ऐसे आप प्रायोरिटी याद रख सकते हैं मल्टीपल स्टाइल सीट की। चलिए यहाँ पे जो है हमने ये लिख भी लिए। कलर देना है तो कलर के लिए सिंपल आपको क्या लिखना पड़ता है? कलर, और डबल कॉलन लगा के नाम देना पड़ता है। नाम के बदले में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आप और दूसरी चीज़ भी दे सकते हैं। कलर आप बैकग्राउंड कलर भी ला सकते हैं, इस प्रकार से हमने देखे अभी। फॉन्ट कलर भी ला सकते हैं, CSS बॉर्डर कलर ला सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट देना है तो फॉन्ट के लिए आपको देखिए कैसे देंगे। फॉन्ट फैमिली मतलब एरियल है, सेरिफ है, सैन सेरिफ है,
ठीक है, या फिर आप जो है डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मिल जाती है आपको फॉन्ट में। जैसे यहाँ हमने स्टाइल भी दिए, वेरिएंट भी दिए, कैप स्मॉल कैप्स होना चाहिए, वेट भी दिए, साइज़ भी दिए, सब क्या है फ़ॉन्ट के प्रकार है, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल के। ठीक है, किस प्रकार आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको बॉर्डर देखने को मिलेगी, तो बॉर्डर आप इस प्रकार दे सकते हैं। बॉर्डर मतलब भाई सिंपल है, बॉर्डर हमने दिए थे, मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, ऐसे आप दे सकते हैं। देखिए इस स्टाइल में डैश डैश दिया है, इस स्टाइल में जो है सॉलिड ग्रीन दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ भी सॉलिड है। यहाँ पे देखिए जो है आपको रेडियस दे दिया गया है, बॉर्डर का रेडियस 30। तो देखिए इस प्रकार से कर्व बन गया है। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। CSS में बॉर्डर लाने के लिए क्या क्या देना होता है बताइए मुझे। कलर दे सकते हैं आप, एक स्टाइल दे सकते हैं सॉलिड वगैरह, विड्थ 2 पिक्सल 5 पिक्सल, रेडियस में आप कर्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे हमने पीछे करे थे नहीं, देखिए कितनी चीज़ हो गई, विड्थ हो गई, कलर हो गया, उसका जो टाइप है वो हो गया स्टाइल, और उसका रेडियस हो गया। तो ये 4 चीज़ें देखने को मिल जाती है बॉर्डर में। तो एग्जाम्पल के साथ आप समझा सकते हैं ऐसे 1-2 एग्जाम्पल। चलिए लिंकिंग स्टाइल को लिंक कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे लिंक के लिए जो ए एंकर टैग है, एंकर टैग के लिए हमको लिंक कैसा होना चाहिए, ए लिंक करके दे सकते हैं हम, ए विजिटेड करके दे सकते हैं, आवर है, एक्टिव है, फोकस है। कैसे देखिए ए लिंक करके स्टाइल के अंदर हम लिख देते हैं कलर क्या होना चाहिए, रेड। अगर माउस उसके ऊपर ले जाए तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू। और अगर एक्टिव है वो तो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन। और अगर उसके अंदर विजिट कर लिया तो हो जाना चाहिए येलो। तो ये काम करता है, जैसे ये लिंक है तो ये वो फॉर्म जो है इससे अनुसार काम करेगा। इसी को बोल देते हैं लिंकिंग टेक्स्ट। चलिए हम वेबसाइट में चलते हैं। यहाँ पे हम चल लेते हैं वेबसाइट में, और वेबसाइट में चलने के बाद यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ जो है इस प्रकार से अगर हम क्लिक, देखिए कर्सर ले जा रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ये आवर है, माउस का आवर है, मतलब मंडराना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम स्टाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट लिंक स्टाइल। ये CSS बॉक्स बटन बनाने की स्टाइल है। यहाँ पे इस कोडिंग को आप देख लेना, आपको नोट्स में मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना। मार्जिन देना है तो जो आपका टेक्स्ट होता है उसके आउटसाइड में जो हम देते हैं वो मार्जिन, और इन साइड में जो देते हैं वो पेडिंग है। दोनों को आप दे सकते हैं इस प्रकार से, मतलब जो ऊपर साइड दिए वो मार्जिन और इन साइड दिए हैं वो हो गई पेडिंग, बीच में दो दिए है बॉर्डर और बीच में रहता कंटेंट। तो इसी को बोल देते हैं बॉक्स मॉडल। क्या बोल देते हैं, बॉक्स मॉडल। तो इसको आप बनाना देख लेना एक बार इस प्रकार से। ये देखिए मैंने बनाया हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग HTML के वेब पेज में डायनेमिक फॉर्म या एक्शन बनाने के लिए किया जाता है। भाई एक्टिव होना चाहिए। मान लो आप किसी के एक चांटा मारते हो तो वो चांटा के बदले में रिएक्शन देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा, मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। ये तो मजाक की बात हो गई, मतलब गॉड भगवान के द्वारा डायनेमिक बनाकर भेजा गया है हमको। जब हमको कोई कुछ बोलता है तो हम रिएक्ट करते नहीं, बिल्कुल करते। पर अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होती है हमारे अंदर तो क्या करते, हम रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते। हंसने की बात हो गई है। और ठीक है, तो मतलब सही मान भी सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात, वेब पेज के रूप में अगर देखें तो अगर बिना एक्टिव मतलब वेब पेज में कोई काम करे, क्लिक करे तो कोई काम नहीं हो रहा भाई, एक्शन नहीं हो रहा है। एक्टिव कोई बटन पर सबमिट करे तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं है। पर जावास्क्रिप्ट क्यों किया जाता है यूज़, भाई एक्शन लाने के लिए। उदाहरण के लिए स्ट्रक्चर बन गया, उसमें फॉर्मेटिंग भी हो गई, अब ये स्माइली उड़ने भी लगा, गेम प्ले हो गया। तो किसका उपयोग हो गया, तीनों चीज़ का। तीनों में ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, तो भाई सिंपल सी बात है HTML ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद देखिए दोनों आपस में ज़रूरी है, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसमें आप देखोगे तो ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 में इसको बनाया गया, मोचा नाम रखा गया, फिर लाइव स्क्रिप्ट रखा गया, फिर जावास्क्रिप्ट रखा गया। थोड़ी सी हिस्ट्री आप देख लेना इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद आप देखोगे जावास्क्रिप्ट में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कोर जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ये होती है। साथ ही आप देखोगे तो इसका सिंटैक्स क्या यूज़ किया जाता है, ध्यान रखो। सिंटैक्स में देखोगे तो आपको वेब पेज के HTML के वेब पेज के बीच में स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना होता है। अगर आप टाइप लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो सिंपल आप स्क्रिप्ट शुरू करके स्क्रिप्ट लिख सकते हो। हेड के अंदर, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी मर्जी। चलिए सोर्स कोड क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, स्क्रिप्ट टाइप ऐसा लिखे, बीच में आपको अंदर में जो भी एलिमेंट लिखना है जावास्क्रिप्ट के वो लिख सकते हैं और बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो सोर्स कोड आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखो कुछ चीज़ें प्रिंट कराना आपको तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड डबल कोट के अंदर और सेमी कॉलन लगा देंगे, टर्मिनेट हो जाती है स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई प्रिंट कराना उसके लिए यहाँ पे यूज़ करें हमने। साथ ही कमेंट का यूज़ करते हैं कि अगर ब्राउज़र कोई चीज़ देख ना पाए,
उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट हम ले लेते हैं। साथ ही देखिए कुछ ऑपरेशन करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंतर्गत, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए सेमीकोलन उतना आवश्यक नहीं है, कभी कभी इसके बगैर भी काम हो जाता है। कुछ देखिए यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, जैसे VAR लिखे अपन ने ए तो वेरिएबल हो गया जिसमें डाटा स्टोर हुआ, बी लिखे इसमें डाटा स्टोर हुआ। अब वेरिएबल का प्रकार क्या है यहाँ पे देना पड़ रहा है क्या? नहीं, वेरिएबल का प्रकार देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो 5 है, 5 जैसे ही ए में स्टोर हुआ तो किस टाइप का हो गया, ये नंबर टाइप का। अगर इसमें ए में हम नेम स्टोर कर देते किस टाइप का हो जाता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो जो भी हम डाटा स्टोर करते इसके अंतर्गत वो टाइप बन जाता उसका, तो इसी को बोल देते क्या, डाटा टाइप। क्या बोल देते हैं, डाटा टाइप, मतलब वेरिएबल का डाटा टाइप। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ध्यान से देखना, इस ए का मतलब अलग है और इस ए का मतलब भी अलग है, मतलब दोनों अलग अलग काम करेंगे, बड़ा ए छोटा ए। ठीक है। कमेंट तो हमने देख लिए, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। वेरिएबल क्या होता है, जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है प्रोग्राम में रन टाइम पे, उसे बोल देते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल का प्रकार होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डाटा टाइप। और वेरिएबल का स्कोप भी होता है, कुछ फंक्शन के बाहर लिखे जाते हैं, कुछ फंक्शन के अंदर। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई कुछ होते हैं ग्लोबल और कुछ होते हैं लोकल। देखिए लोकल वेरिएबल का मतलब जैसे हमने एक फंक्शन लिए, फंक्शन को फंक्शन जो कीवर्ड है उससे लिया जाता है, फंक्शन का नाम कोष्टक बंद चालू और करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कोडिंग, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये दुनिया भर की। तो वेरिएबल ए लिए फंक्शन के अंदर, तो ये हो जाता है आपका लोकल वेरिएबल जो कि इसी फंक्शन में काम करेगा। पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम क्या, फंक्शन के बाहर, जो कि इस फंक्शन में भी काम करेगा और बॉडी में भी काम करेगा, तो ये हो जाता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो ऐसे आप एग्जाम्पल बनाकर समझा देना। डाटा टाइप जो होता है, वेरिएबल किस प्रकार का संख्या स्टोर करेगा उसे हम बोल देते हैं डाटा टाइप, जैसे नंबर है या फिर बूलियन है, स्ट्रिंग है, नल मतलब खाली हो जाता है। उसके बाद कुछ ऑपरेशन की अगर बात करें तो आपके पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर देखने को मिल जाते हैं ऑपरेटर के रूप में, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। लॉजिकल में आपको देखने को मिल जाते हैं बड़ा छोटा है या जो भी, ए वाले देखने को मिल जाते हैं, नॉट नल जो एक्सक्लेमेशन साइन वाले। कंपैरिजन में आपके इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, बड़ा है छोटा है बराबर जो भी। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो चीज़ें मुख्य रूप से याद रखना, इफ़ और इफ़ मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, और एक होती है लूपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो इफ़ कंडीशन के लिए शर्त के आधार पर जो उपयोग की जाती है वो कहलाती है इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़, और एक हो जाती है आपकी कौन सी, लूपिंग। तो इफ़ का मतलब हो जाता है अगर कोई संख्या इस प्रकार से हमको कंडीशन बताना है कि 10 बड़ा है 3 से, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए, अगर 3 बड़ा है 10 से तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस प्रकार से हो जाए। तो इस प्रकार से हमको एग्जाम्पल और सिंटेक्स और डेफिनेशन लिखना है। इफ एल्स एक से अधिक कंडीशन के लिए काम करती है, सॉरी एक से, हाँ मतलब एक सही और एक गलत के लिए यहाँ काम करती है। जैसे इफ लगाए, अगर सही है तो ये आंसर प्रिंट होगा, और गलत है तो ये वाला आंसर प्रिंट होगा। पर अगर सही है तो सिंपल इफ लगाते हैं, सही गलत है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, एल्स इफ भी लगाना पड़ता है। फिर एक हो जाती है एल्स इफ, मतलब बहुत सारी कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, बहुत सारी कंडीशन बोले तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई, अगर ये रन करी तो ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो गई ये रन करेगी, तीसरी कंडीशन ये हो गई ये रन करेगी, अगर कोई कंडीशन सही नहीं है तो ये वाली रन करेगी। तो ये हो जाती है आपकी एल्स इफ, नेस्टेड, इसको लैडर स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लेना, यहाँ पे इसको लिखते समय ध्यान रखना। नेस्टेड इफ में एक से, मतलब मान लो एक इफ है, इस इफ के अंदर एक और इफ है, मतलब दो इफ है एक साथ, एक के अंदर एक, मतलब एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाजा, तो कहलाती नेस्टेड इफ। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो स्विच केस, जो कि एलसी प्लेडर के जैसे ही काम करता है, केस पकड़ लिया जाता है। केस मतलब भाई डे है, तो डे में जो भी इनपुट किया जाएगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे, इस प्रकार से आंसर ये देगा, इसे बोल देते हैं केस। मतलब स्विच केस होता है, सेलेक्ट केस या स्विच केस, जिसमें आपको कोई भी कंडीशन रन होती है तो उसके बाद ब्रेक होता है, रन ना हो तो भी ब्रेक होता है। लूपिंग स्टेटमेंट जो होती है, जिसके अंतर्गत कंटिन्यू, इस प्रकार से जब तक कंडीशन सही है इस प्रकार कंटिन्यू चलते रहता है, उसे बोल देते हैं लूपिंग। वाइल लूप है, डू वाइल और फॉर लूप है। कैसे, तो देखिए यहाँ नंबर दे दिया है, मान लो वेरिएबल 0 है और जो नंबर है वो छोटा है 5 से, तो कंडीशन चलते रहे, हेलो हेलो प्रिंट होते रहे और हर एक में प्लस होते रहे, तो कितने बार प्रिंट होगा, हेलो 5 बार प्रिंट होगा, और अगर गलत हो गई तो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आपको डू वाइल लूप में पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर सही है
तो पहली कंडीशन को चेक करे बगैर ये पहले तो रन करेगा, फिर बाद में कंडीशन को चेक करेगा, अगर गलत है तो भी रन कर दिया है। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में सिर्फ एक अंतर है कि डू वाइल पहले ही रन कर देता है, पर वाइल लूप जो है आपका चेक कर रन करता है। उसके बाद फॉर लूप जो हो जाता है, एक ही लाइन में सारी कंडीशन लिख दी गई है और ये कंडीशन चलते रहती है कंटिन्यू। जंप स्टेटमेंट कंटिन्यू, कोई जैसे मान लो 5 दे दिया है और 5 को वो अगर कंटिन्यू में इस कंडीशन में दे दिया है तो 5 को तो ब्रेक कर देगा पर आगे चलते रहेगा, पर ब्रेक में वो कंटिन्यू ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या लिए हमने कंटिन्यू, यहाँ पे पूरा कंटिन्यू प्रिंट करा है और अगर इफ़ आई बराबर है 2 के तो स्किप कर दे, पर कंटिन्यू चला है। तो जब दूसरे नंबर पे आएगी 2 को स्किप मार के 3 4 5 ऐसे रन करेगा, पर ब्रेक में क्या करेगा, अगर 2 के बराबर है तो ब्रेक कर दे और यहाँ ब्रेक, तो ये 2 के बाद ब्रेक ही कर देगा। ठीक है, चलिए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट आप देखें, हमने अभी बात की थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की, तो जो ऑब्जेक्ट है और ये राइट जो है एक प्रकार की मेथड है। ठीक है, तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं एक बार यहाँ पे देख लेना। ऐसे DOM पूछा जाता है आपसे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, इसको डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया हूँ डिटेल वीडियो में, तो वहाँ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, जैसे हम HTML उपयोग करते था उसके अंदर हेड रहता है, बॉडी रहता है, टाइटल, इमेज वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ही प्रकार है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत आपको जो है फंक्शन पूछे जाते हैं। तो फंक्शन एक होते हैं बिल्ट इन जो बने बनाए होते हैं, और एक होते हैं यूज़र डिफाइन जो कि यूज़र अपनी इच्छा अनुसार बनाता है। ठीक है, तो बिल्ट इन जो होते हैं जैसे मान लो एबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, पार्स इंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए ये जो होते हैं सब, पर खुद से बनाएंगे तो यूज़र डिफाइन, अपने मन से कोई भी नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे बोल देते हैं यूज़र डिफाइन। चलिए एक और क्वेश्चन रहता है जावास्क्रिप्ट में एरो को समझाइए। तो जैसे वेरिएबल लेते हैं कि नहीं, वेरिएबल ए, तो वेरिएबल ए के बाद हम कोष्टक में 5 दे देते हैं, तो ये जो ए है वो कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 5, तो इसी को बोल देते हैं एरे। मतलब सेम टाइप के वैल्यू को अगर एक से ज़्यादा स्टोर किया जा रहा है एक ही वेरिएबल में तो उसको हम एरे बोलेंगे। एरे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे देखिए एरे की लेंथ कैसे डिफाइन करना है, देखिए एरे का साइज कैसे डिफाइन करना है। साथ ही इवेंट आपसे पूछा जाएगा, तो इवेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत, तो इवेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट हो जाता है, माउस ओवर है, माउस आउट है, क्लिक है, माउस डाउन है। फॉर्म के इवेंट भी हो जाते हैं, ऑन फोकस है, ऑन लोड है, ठीक, ऑन ब्लर है। इसके अलावा देखिए कीबोर्ड के इवेंट हो जाते हैं, की प्रेस, की डाउन है। तो इनको आप याद रखिए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप याद रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सके। तो अब जो नेक्स्ट यूनिट हो जाती है हमारी, वो हो जाती है 4th यूनिट। देखिए DCA की अगर बात करें तो DCA वालों के जो है पहला यूनिट जो हो जाती है आपकी, उनकी क्या हो जाती है, इंटरनेट के बारे में बेसिक चीज़ें एक्टिविटी। दूसरे में इंटरनेट क्या है वो चीज़ हो जाती है। तीसरे में आपका हो जाता है क्या, कि जो आपका HTML है, और चौथे में हो जाता है जावास्क्रिप्ट। पांचवे में जो है आपका देखने मिल जाता है ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स मैंने IT 10 में पढ़ा दिया, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम जो है 4th यूनिट, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम जो है वेब पेज से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमको आगे देखने को मिलेगा एक्सप्रेशन वेब, ठीक है, मल्टीमीडिया ड्रीम वीवर देखने को मिल जाता है, ये सब क्या HTML एडिटर है। तो आगे हम बात कर देते हैं HTML एडिटर मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत HTML कोड को बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे शॉर्ट फॉर्म देखें, नोटपैड था, नोटपैड एडिटर था, ये टेक्स्ट एडिटर था, परंतु ये इसकी अपेक्षा अगर देखें तो हमको जो HTML एडिटर है वो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट के माध्यम से मिल जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको HTML के अंतर्गत जो एडिटर है वो HTML और CSS का ऑटो कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप देखोगे तो आपको जो है HTML एंटिटी लाइब्रेरी, साइट एक्सप्लोरर, बिल्ट इन FTP, ये सारे ऑप्शन हमको प्रोवाइड करते हैं HTML एडिटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो कुछ ऑनलाइन एडिटर देखने को मिल जाते हैं और कुछ डाउनलोडेबल हो जाते हैं। तो ऑनलाइन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, सबलाइम हमने यूज़ करे हैं डिटेल वीडियो में, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करे, एटम है, एडोब ड्रीम वीवर है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्रेशन वेब हालांकि बंद हो चुका है, परंतु यहाँ पे वो अभी चल रहा है। तो इसके बारे में देखिए, एक्सप्रेशन वेब को फुल फीचर्ड प्रोफेशनल टूल माना जाता है।
अभी चलन में नहीं है। 4.0 डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये देखने को मिल जाता है, मतलब इसमें फीचर्स, इसका लोगो आप देख लीजिए। इसके बारे में हम देखें तो इसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने पीडीएफ में दे दी हूँ, अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने की स्टेप्स लिखी हुई है, डबल क्लिक करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है। देखिए एक्सेप्ट है, नेक्स्ट है, इस प्रकार से। साथ ही न्यू साइट बनाना, तो साइट मेनू में जाकर न्यू साइट आप बना सकते हैं। जैसे डायलॉग बॉक्स है, एक पेज की बनाना है, खाली साइट बनाना है, या फिर आपको इंपोर्ट करना है साइट को और बाकी ब्राउज करके उसका एड्रेस देना और ओके करना, इस प्रकार वेबसाइट बन जाएगी। ऐसे ही आप जो है इसके कोड वगैरह ऐसे जो नोट्स में उसमें देखकर आप जो है इसके लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे हमने HTML का वेब पेज रन कराए थे, ब्लैंक वेब पेज लाना है तो आपको सीधे न्यू में जाना है और पेज में जाना है, और इस प्रकार से ब्लैंक वेब पेज आप ला सकते हैं। यहीं से CSS ला सकते हैं, PHP, ASP सारे ऑप्शन, मास्टर पेज लाना है वो भी ला सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नेविगेशन बनाना। ठीक है, नेविगेशन बनाना कैसे बनाते हैं, तो वेब पेज का लेआउट पहले देख लेते हैं। तो वेब पेज का लेआउट होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपको जो है ये जो CSS मैंने दर्शाया हूँ, बॉडी की है, कंटेनर की है, हेडर की है, उसके बाद आप देखोगे टॉप नेम बार है, लेफ्ट नेम है, मेन कंटेंट है और फुटर है। ये सारे जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए HTML इंडेक्स में हमने सभी जो उपयोग करे हैं, देखिए स्टाइल, ये देखिए स्टाइल बना है। इस स्टाइल से क्या बन जा रहा है, इस स्टाइल से हमारा जो है वेब पेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जा रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आपको थोड़ा सा लिख लेना है, मतलब जो कोड है वो ध्यान देना है, और कोड के बाद आपको क्या कर लेना है, लिख कर देखना है, तो एग्जाम में आपका काम आएगा। चलिए, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार कैसे बनाना, तो देखिए इस प्रकार से UL LI LI करके हमने लिए टॉप नेविगेशन बनाने के लिए, और इसमें स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा नेविगेशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आगे देखिए, यहाँ पे हमने देखिए LI के अंदर जो भी कोडिंग करें, होम पेज है, ठीक है, होम है, मीनू आइटम 1 2 3, तो इस प्रकार से आपका जो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बन जाएगा। इसकी कोडिंग वगैरह पूरी लिखी हुई है, मैंने डिटेल वीडियो में बताया हूँ। अभी हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है रिवीजन में। वर्टिकल बनाना तो हॉरिजॉन्टल जैसे ही बनाना है उसको वर्टिकल फॉर्म में कर दीजिए, जैसे कोडिंग पूरी लिखी है तो क्या बन जाएगी, इस प्रकार से वर्टिकल नेविगेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो जाती है कहाँ पे, एक्सप्रेशन में। अब यहाँ एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस के अंतर्गत आप देखोगे तो वर्डप्रेस एक प्रकार का ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि वेबसाइट के अंतर्गत हमको MS वर्ड में जब हम काम करते हैं उस जैसी फैसिलिटी जो उपयोग करने के लिए फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करता है। ब्लॉगिंग सिस्टम है, तो हम सीधे इसको उपयोग करके देखते हैं। देखिए इसको डाउनलोड करना, इसके फीचर्स वगैरह आप पढ़ लेना। सीधे हम चलते हैं कहाँ पे, इसको यूज़ करना देखते हैं। ये देखिए वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट, तो हमारी वेबसाइट में ही हम काम करना देखते हैं। तो हम जो है यहाँ पे वेबसाइट में सीधे चलते हैं और हमारी वेबसाइट में ही हम कुछ काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करें हमने सीधे और हमारा देखिए डैशबोर्ड आ गया। ये देखिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए इनमें थोड़ा सा परिचय कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे प्लगइन डाउनलोड करना तो देखिए प्लगइन, और प्लगइन में जाओगे तो देखिए ऐड न्यू प्लगइन कर सकते हो। ठीक है, इसके स्टेप्स आपसे बनना चाहिए। तो प्लगइन का मतलब हो जाता है जो भी आप वेबसाइट में, मतलब आपकी वेबसाइट में सपोर्टिंग चीज़ें होती है वो आप यहाँ से प्लगइन डाल सकते हो, न्यू प्लगइन ला सकते हो। ठीक है, न्यू प्लगइन लाने के लिए देखिए यहाँ सर्च करो और एक्टिवेट करो। अगर कोई प्लगइन पहले से है उसको अपलोड कर सकते हैं, और अगर कोई प्लगइन में हमको काम करना है तो देखिए इंस्टॉल प्लगइन में गए और इंस्टॉल प्लगइन में जाके आप उसमें काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब हो जाता है कि आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह आप इसको अपडेट कर सकते हो। देखिए यहाँ से मैंने इसको अपडेट करा तो अपडेट होने लगा, और दूसरे प्लगइन अगर अपडेट मांग रहा है तो देखिए इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए जो प्लगइन है वो यहाँ से अपडेट होना चालू हो गए। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे कैटेगरी जोड़ना होता है। तो पोस्ट में चलते हैं, पोस्ट में देखिए कैटेगरी जोड़ना है। तो इस कैटेगरी में चलिए, ये देखिए एक मिनट थोड़ा सा अभी यहाँ से जो आपके प्लगइन है, प्लगइन अपडेट हो रहा है। प्लगइन अपडेट होते टाइम कोई दूसरी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती, ध्यान देना ये चीज़ वर्डप्रेस के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों अपडेट हो गए। हम यहाँ पोस्ट के अंतर्गत कैटेगरी में चलते, और कैटेगरी में चलने के बाद हम यहाँ से कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में देखिए पहले से बनी बनाई है, CPCT है, कंप्यूटर बेसिक है, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें पहले से कैटेगरी बनी। अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ सीधे नाम लिखेंगे और यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। हमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कैटेगरी में इमेज ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही कोई कैटेगरी को एडिट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ब्लॉग है,
या फिर ये ब्लैंक है, ब्लैंक को एडिट करना है, यहीं से हम एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको पोस्ट करना है। पोस्ट मतलब हमारी वेबसाइट में अगर कोई पोस्ट ऐड करना नई, तो पहले से बनी बनाई पोस्ट तो ये दिख रही है। नई पोस्ट करना, देखिए ऐड न्यू पोस्ट, और ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो यहाँ आप पोस्ट का टाइटल दे दोगे, साथ ही आपको यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखना है, फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, और फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या करोगे, यहाँ से पब्लिश कर दोगे। तो इतना काम आप करोगे तो पोस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। ऐसे ही आप पेज ऐड कर सकते हैं। ऑल पेजेस में गए और यहाँ देखिए ऑल पेजेस में पेज की संख्या दिख रही है। साथ ही नया पेज लाना तो ऐड न्यू पेज में गए, और ऐड न्यू पेज में जाकर पेज का टाइटल, साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी मैटर देना वो दे दिए यहाँ से, और आप उसे क्या कर दिए, कंप्लीट रूप से इसको हमने मतलब प्रीव्यू करना या फिर पब्लिश करना वो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है किसके अंतर्गत, जो वर्डप्रेस है उसके अंतर्गत। इनका आपको एनवायरनमेंट जो मैंने दिखाया वो याद रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सके। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट है, मीडिया लाइब्रेरी कैसे ऐड करना है, तो मीडिया लाइब्रेरी में गए, देखिए पहले से इतनी मीडिया लाइब्रेरी हमारी रखी हुई है। इसके अलावा हम जो है यहाँ से देखिए इंपोर्ट कर सकते हैं मीडिया को, मतलब यहाँ से इंपोर्ट मीडिया फाइल करोगे तो आपकी मीडिया जो है ऐड हो जाएगी वेबसाइट में, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है वर्डप्रेस में, तो वो ज़्यादा हमको देखना नहीं है, क्योंकि हमको जो है लिखता बनना चाहिए। आपसे डोमेन नेम और होस्टिंग के बारे में पूछेगा। डोमेन नेम वेबसाइट का जो नाम होता है जो इंटरनेट में चलता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं, और जहाँ वेबसाइट रखी होती है उसे बोल देते हैं होस्टिंग। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ से देख लेना। डोमेन नेम जो होते हैं जैसे टॉप लेवल का डोमेन .com ORG वगैरह होते हैं, और कंट्री लेवल का डोमेन .us है, .in है, .ch, इस प्रकार की चीज़ें होती है। सब डोमेन भी होता है, जैसे एक डोमेन आपका है उसका आप हिंदी वर्जन भी बना सकते हो, उसका इंग्लिश भी बना सकते हैं, इसे सब डोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग जो होती है जहाँ वेबसाइट हमारी रखी होती है उसे होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है, शेयर्ड सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट, ठीक है। उसके अलावा डेडिकेटेड, क्लाउड है, वर्डप्रेस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लाइनेक्स है, विंडोज़ है, होस्टिंग इस प्रकार से देखने को मिल जाती है, तो इनको आप पढ़ लेना एक बार। उसके बाद आपको वेब पब्लिशिंग देखने को मिलेगी, तो जो बनाने वाला है वो उसको सर्वर पे अपलोड करेगा कोई पर्टिकुलर यूआरएल पे, और उस यूआरएल को सामने वाले सर्च करेंगे, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं वेब पब्लिशिंग की प्रोसेस। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती है, एक तो फ्रंट एंड डिज़ाइनर आ जाता है जो कैसा दिखना चाहिए वो डिज़ाइन करता है, और कैसे काम करना चाहिए वो आ जाता है बैक एंड डिज़ाइनर, ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ बनेगी तभी डिज़ाइनिंग बन सकती है। जैसे फ्रंट एंड के लिए फोटोशॉप बनना चाहिए, HTML, बैकग्राउंड के लिए CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, टेक्स्ट एडिटर है, डेटाबेस है, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हम इन सभी चीज़ों को सीख के स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए FTP, जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हमारी वेबसाइट से मतलब जो बनी कंप्यूटर में उसको अपलोड किया जाता है सर्वर में, ताकि सब लोग उसको देख पाए। इसी को बोल देते हैं वेब पब्लिशिंग, जो किसके माध्यम से हो रही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लेना है इसकी। अपलोड कैसे करना है, तो भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर है अवेलेबल, फाइलजिला है, देखिए साइबर डक है, फायर FTP है, क्यूट FTP, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे हमने यहाँ फाइलजिला, साइट मैनेजर के बाद साइट कनेक्ट करें हमारी, और हमारा जो कंप्यूटर के लोकेशन से उठा कर सर्वर में हमने छोड़ दिए, तो इसे बोल देते हैं फाइल को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब क्लाइंट और सर्वर से मिलकर जो स्ट्रक्चर बना उसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कंप्लीट चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हमने देखे हैं काफ़ी फास्ट, ठीक है। अगर आप डिटेल वीडियो नहीं देखे तो एक बार डिटेल वीडियो में दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम पे चलो, ये देखिए मैंने वीडियो तो शेयर कर दिया हूँ रिवीजन वाला, उसके पहले आप देखोगे तो आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। ये देखिए कम टाइम वाला भी मिलेगा और ज़्यादा टाइम वाला भी, तो दोनों में से जो भी हो देख लेना। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख लेना, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दिया हूँ। और अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप चैनल पर जाइए, चैनल पर जाके आप जो है प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो आपका DC PGDCA सेकंड सेम है, आप देखोगे थोड़ा सा नीचे चलो, प्लेलिस्ट में चलोगे थोड़ा सा नीचे, तो देखिए यहाँ से आपको DC PGDCA सेकंड सेमेस्टर दिख रहा है, ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ से आप देख सकते हो अपने कंप्लीट कोर्स को। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, और जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो देखिए ये जो है इस पर क्लिक करोगे और नोट्स आपकी जो है यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए नोट्स आपकी यहाँ पे दिखने लगी, ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना ताकि बेसिक चीज़ें आपको पता लगते रहे, और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो चलिए, कोई डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा बाद में।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास जो होगी आपकी। तब तक के लिए जय हिंद।